नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। नीट 2024 के लिए हम बायोलॉजी 1 शॉर्ट लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो क्लास 12th है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इससे संबंधित जितने चैप्टर आपके नीट के सिलेबस में थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। इससे संबंधित हम कंप्लीट थ्योरी आज डिस्कस करेंगे और थ्योरी भी इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर ये आपको जितना कम समय हो सके उतने कम समय में आपको याद करवा दूंगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक बार अगर आप अच्छे से इस लेक्चर को आपने देख लिया ना तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सभी को पता है कि अंतिम समय में हमारा मेन हथियार यूज करना पड़ता है और मेन हथियार हमारा नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी है। और वो एनसीईआरटी बायोलॉजी की एक एक लाइन मैंने इसमें ऐड की है, मतलब एनसीईआरटी की एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी है। और पिछले सालों के आप पेपर देख लेना, एनसीईआरटी से बाहर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पड़ा है। तो एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत से संबंधित कंप्लीट थ्योरी है वो इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में जितना कम समय हो उसके उतने कम समय में आपको याद करवा दूंगा। अब बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं नीट 2024 के लिए बायोलॉजी 1 शॉर्ट लेक्चर एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके इस चैप्टर से आते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर ये अच्छे से आपने लेक्चर देख लिया। तो शुरुआत हम क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे आता है। देखो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसके बाद में हम थ्योरी शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जंतु जगत में कौन से जीव शामिल करते हैं। देखिए जीव एक तो एक कोशिकीय होते हैं और एक बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में एक कोशिकीय भी दे रखा, बहुकोशिकीय भी है और दोनों भी यार इनमें से कोई नहीं है। तो जंतु जगत के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर हम कौन से जीवों को शामिल करते हैं। देखिए अगर आपने अच्छे से, मैंने पिछला लेक्चर जो लिया था 5 किंगडम सिस्टम, अगर अच्छे से आपने पढ़ा तो यहाँ पर आंसर आप आराम से दे देंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपको 5 किंगडम बताए थे और 5 में जो दूसरा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु है वो सभी प्रोटिस्टा में रख दिए, जिसमें पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सभी आपके प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। और मैंने ब्रीफली आपको एनिमल किंगडम के बारे में भी उस क्लास में बताया था, तो उस क्लास को अच्छे से आपने देखा है और एनिमल किंगडम या फिर कह सकते हैं 5 किंगडम सिस्टम को हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर आराम से दे देंगे। मतलब एक कोशिकीय जंतु इसमें हम शामिल नहीं करते, इसमें केवल बहुकोशिकीय जंतुओं को शामिल किया जाता है और वो भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आगे हम बात करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं आज के हम लेक्चर की एक अलग ही तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसी के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत आपको पूरा याद दिला दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एनिमल किंगडम, सबसे पहले एनिमल किंगडम को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं और विभाजित करने का जो आधार है वो है नोटोकोड। नोटोकोड के बारे में आप देखिए अंतिम समय है तो आपने पढ़ा तो होगा है कि नोटोकोड क्या होती है। ये पृष्ठीय रज्जु होती है, हिंदी में पृष्ठ रज्जु कहते हैं। इसके आधार पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे जीव जिनमें नोटोकोड नहीं पाए जाते उनको हम नॉन कोडेड्स या अरज्जु की जीव कह देते हैं, ठीक है। और जिनमें नोटोकोड पाई जाती है उनको रज्जु की जीव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट यही लिया कि नोटोकोड पृष्ठ रज्जु जिनमें पाई जाती है तो इनमें तो यह उपस्थित होती है और उपस्थित होने के साथ साथ याद रख लेना ये मेसोडर्म से विकसित होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनमें ये नहीं पाई जाती है नॉन कोडेट्स के अंदर, इस कारण इसको नॉन कोडेट्स कह देते हैं। जिनमें पाई जाती है उनको कोडेट्स कह देते हैं। साथ में ये याद रख लेना कि मेसोडर्म से विकसित होती है। दूसरा कैरेक्टर हम उठाते हैं सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु की हम कोडेट्स के अंदर बात करें तो कोडेट्स में पृष्ठीय होता है, डोर्सल होता है, पीछे की ओर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका नोटोकोड हो गया, ये आपकी स्ट्रक्चरल एनसीईआरटी के अंदर यही डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। तो ये नोटोकोड है और नोटोकोड आपकी मैंने बता दी कि नोटोकोड आपकी कोडेट्स के अंदर उपस्थित होती है। अब नर्वा कोड की बात करें तो ये पीछे की ओर उपस्थित होती है। नर्वा कोड जो होती है ये पीछे की ओर होती है, डोर्सल होती है, साथ में खोखली होती है, होलो होती है और एक होती है सिंगल होती है।
ये आपके कोडेट्स का लक्षण है कि डोर्सल यानी कि पृष्ठीय, खोखली और एकल होती है। जब हम नॉन कोडेट्स की बात करें, सीएनएस या तंत्रिका रज्जु, तो इसमें वेंट्रल होती है, अधरीय होती है, आगे की ओर होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है और डबल होती है, दोहरी होती है। तो ये ध्यान में रख लेना। तंत्रिका रज्जु कोडेट्स के अंदर कैसा होता है, पृष्ठीय, खोखला और एकल। नॉन कोडेट्स के अंदर वेंट्रल यानी अधरीय, ठोस और डबल होता है। ठीक है, अगला कैरेक्टर हम उठा के चलते हैं, गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें। क्लोम दरारों की हम बात करें तो ये आपके कोडेट्स में पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स जो होते हैं, ये कोडेट्स जो एनिमल्स होती हैं उनके यूनिक कैरेक्टर होते हैं, जिनको हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं नॉन कोडेट्स के साथ में, क्योंकि इससे अच्छे से याद हो जाता है। क्लोम दरारें हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, ये उपस्थित होते हैं कोडेट्स के अंदर। ठीक है, जबकि नॉन कोडेट्स में ये नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये होते कहां, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखना। ये देखिए, ये रहे गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स होते हैं जो नॉन कोडेट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब उठाते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा आता है, वो है हर्ट यानी कि हृदय। हृदय जो होता है, हमारा हृदय किस तरफ होता है, आगे की तरफ होता है ना, यानी कि वेंट्रल होता है, अधरीय होता है, आगे की ओर होता है, अधरीय होता है, वेंट्रल होता है। जबकि नॉन कोडेट्स के अंदर जो हृदय होता है ये पृष्ठीय होता है, डोर्सल होता है। ये कैरेक्टर भी आपको याद रख लेना है। हृदय नॉन कोडेट्स में पीछे की ओर होता है, पृष्ठीय होता है, जबकि कोडेट्स के अंदर अधरीय होता है यानी कि वेंट्रल होता है। और लास्ट कैरेक्टर जो कोरिलेट करके हम पढ़ते हैं वो कैरेक्टर आता है आपका पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल या हिंदी में कहते हैं पश्चगुदीय पुच्छ। पश्चगुदीय पुच्छ जो होती है ये कोडेट्स में पाई जाती है, नॉन कोडेट्स में ये नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये देखिए पोस्ट एनल पार्ट, ये पाया जाता है आपका कोडेट्स में, नॉन कोडेट्स में नहीं होता। तो ये हमने 5-6 कैरेक्टर देखे। सबसे पहले नोटोकोड, नॉन कोडेट्स में नहीं पाई जाती, कोडेट्स में होती है, जो कि मेसोड्रम से विकसित होती है। सीएनएस की बात करें, तंत्रिका रज्जु जो कि नॉन कोडेट्स के अंदर कैसा होता है, अधरीय होता है, ठोस होता है, डबल होता है। जबकि कोडेट्स के अंदर कैसा होता है, ये आपका डोर्सल होता है, पृष्ठीय होता है, खोखला होता है और एकल होता है। ठीक है, आगे हमने क्लोम दरारों की बात की जो कोडेट्स में पाई जाती है, नॉन कोडेट्स में नहीं होती है। हर्ट्स की बात की तो हर्ट जो होता है, हृदय जो नॉन कोडेट्स में पृष्ठीय होता है, पीछे की ओर होता है, जबकि कोडेट्स के अंदर अधरीय होता है, वेंट्रल होता है। और पोस्ट एनल टेल जो होती है ये नॉन कोडेट्स में नहीं पाई जाती है, कोडेट्स में उपस्थित होती है। ठीक है, वर्गीकरण के लिए हम क्या करते हैं, 2 प्रकार के फीचर देखते हैं। एक तो यूनिक फीचर होते हैं जो किसी फाइलम के अंदर ही पाए जाते हैं, एक ऐसे फीचर जो सभी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो उन फीचर्स को हमने यहाँ पर 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका जो ये लेक्चर है बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला कैरेक्टर हम देखने वाले हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी काय संरचना कैसी है। देखिए, काय संरचना के अकॉर्डिंग हम बात करें, सेल्स है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है। टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम यानी कि इसे हम अंग तंत्र कह देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के फिर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो काय संरचना देखिए, सेल्स, कोशिकीय स्तर, उत्तक स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर, इस प्रकार से हमें पढ़ना है इसे। दूसरा कैरेक्टर आता है सिमेट्री यानी कि सममिति। ये 3 प्रकार की होती है, आगे हम बात करेंगे। जर्म लेयर है, जनन स्तर। चौथा कैरेक्टर आता है सीलोम यानी कि देह गुहा। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन। और अंतिम कैरेक्टर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ये कैरेक्टर हमें पढ़ने हैं जो कि बेसिक कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हम उठाते हैं, नॉन कोडेट्स को हमें पढ़ना। सबसे पहले नॉन कोडेट्स पढ़ेंगे, फिर कोडेट्स पढ़ेंगे। नॉन कोडेट्स में आपके 10 फाइलम आते हैं। तो सबसे पहला जो सामान्य लक्षण के अंदर जो लक्षण उठाना हमें, वो पहला आ जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काय संरचना। ठीक है, तो सबसे पहला जो फाइलम आता है, संघ आता है, वो है आपका पोरीफेरा। और पोरीफेरा संघ जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय मतलब इसमें किस प्रकार का संगठन होगा, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके बाद में आता है सिलेंट्रेटा संघ। सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा आ जाए तो आप देखिए किसी चीज के साथ एक फ्री देते हैं ना, उस प्रकार से याद रख लेना कि अगर सिलेंट्रेटा कहीं पे भी लिखा हुआ हो उसके साथ में आपको टिनोफोरा तो जरूर लिखना है। टिनोफोरा इसी के साथ में उपस्थित होता है। तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर आपका कौन सा संगठन हो जाएगा, उत्तक स्तर का संगठन हो जाएगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फिर आता है 4th नंबर का संघ है प्लेटेहेल्मिन्थीज।
प्लेटा एलिमेंथेज में उत्तक स्तर के बाद में कौन सा आएगा, अंग स्तर का ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर एसके एलिमेंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, और बाद में आप कोडेटा भी यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन हम नॉन कोडेट पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए कोडेट्स आप भी लिख सकते हैं। तो इन सभी में 5th नंबर से लेकर के और कोडेटा तक है, इन सभी में अंग तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दोबारा से याद कर लीजिए, काय संरचना के आधार पर पोरिफेरा संघ, कोशिकीय स्तर, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, उत्तक स्तर, प्लेटा एलिमेंथेज, अंग स्तर, एस्के एलिमेंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इन सभी में आपका अंग तंत्र स्तर यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पहला कैरेक्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा कैरेक्टर उठाते हैं हम सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री देखिए, सिमेट्री का मेन आधार क्या है, किसी भी जीव को उसको 2 भागों में, 3 भागों में, या जो इसका तल होता है ना, जो केंद्र बिंदु या एक्सिस जो होता है, उस एक्सिस से काटना ही क्या है, सममिति होती है। अगर उसको काट नहीं पाते हैं तो वह असम्मित हो जाएगा। अगर कोई भी जीव है उसको समान भागों में नहीं काट पाते हैं तो वह असम्मित हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। और ऐसा जिसको किसी भी तल से, यानी कि ये है, ये इसका तल है, यहां से किसी भी तल से काट दो तो वो 2 समान भागों में बट जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। और द्विपार्श्व सममिति में क्या होता है, केवल एक ही तल से इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, डायग्राम दोनों ही, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो इसको बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं, तो द्विपार्श्व सममिति या बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगी। पहला संघ कौन सा आता है, पोरिफेरा, तो पोरिफेरा में कौन सी हो जाएगी, असम्मिति हो जाएगी, असम्मिति हो जाएगी, ठीक है, याद रख लेना ये। दूसरा संघ कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के साथ में हमने कौन सा लिखना है, टीनोफोरा लिखना है, ठीक है ना, टीनोफोरा। और एक आप इकाइनोडर्मेटा याद रख लेना। कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए रेस शब्द याद रख लेना, RACE, रेस शब्द याद रख लेना। RA से हो जाएगा आपका रेडियल सिमेट्री, और C से आपका सिलेंट्रेटा, और E से इकाइनोडर्मेटा, और सिलेंट्रेटा के साथ में टीनोफोरा फ्री में मिलता है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि सेम लक्षण मिलते जुलते होते हैं। तो अरीय समिति आपकी सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगी। फिर आते द्विपार्श्व समिति, इनके बाद में जितने फाइलम बच गए, ठीक है ना, वो सभी आपके किस में आ जाएंगे, द्विपार्श्व समिति के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका समिति वाला हो जाएगा, असम्मित, पोरिफेरा, अरीय समिति, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, द्विपार्श्व समिति जो पीछे बच गई, जिसमें आपका प्लेटा एलिमेंथेज, एस्के एलिमेंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये इसके अंदर आ जाएंगे द्विपार्श्व समिति के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेके चलते हैं जनन स्तर, जर्म लेयर। जर्म लेयर होते क्या, देखिए भ्रूणी अवस्था के अंदर बनते हैं, और इन्हीं जनन लेयर के कारण क्या होता है, आगे जाकर के कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। जो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन सभी का निर्माण इन्हीं जनन स्तरों से होता है। और ये जनन स्तर की हम बात करें तो 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं या 3 जनन स्तर हो सकते हैं। अगर 2 है तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कह देंगे, द्विकोरिकी कह देंगे। अगर 3 है तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देंगे, त्रिकोरिकी या त्रिस्तरीय भी कह देते हैं। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें 2 जनन स्तर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो एक्टोड्रम होता है, एक मीजोड्रम एंडोड्रम होता है। एक तो एक्टोड्रम मतलब बाह्य स्तर, और एक एंडोड्रम अंत स्तर, ये 2 स्तर होते हैं। और इनके बीच में एक मीजोग्लिया स्तर और पाया जाता है, जो वैसे हम त्रिकोरिकी के अंदर काउंट नहीं करते। अगर वो मीजोड्रम से बना हुआ है तब तो उसे वो त्रिकोरिकी में आ जाएगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मीजोग्लिया होता है। यहाँ पर देखिए ये आपकी डायग्राम दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक आपके एनसीईआरटी में, और इसमें देख सकते हैं, देखिए सबसे बाहर की, और ये जो स्तर है ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक्टोड्रम हो जाएगा। और ये आपके रेड वाले के बीच में जो नजर आ रहा है, ये मैं बीच में देखिए कलरफुल कर रहा हूं, ये आपका हो जाएगा आपका एक्टोड्रम, एंडोड्रम, ठीक है। ये बाहर वाला एक्टोड्रम और ये वाला हो जाएगा आपका एंडोड्रम। और बीच में जो देखिए ये वाला जो बना हुआ ना रेड कलर, देखिए यहाँ पे कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, ये जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर में जो बना रहा हूं, ग्रीन कलर में, ये होता है मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये 2 स्तर होते हैं इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जनन स्तर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे बाहर की ओर ये जो स्तर होता है ये आपका एक्टोड्रम हो जाएगा, ठीक है। और बीच में आपको ये वाला जो स्तर नजर आ रहा है, बीच के अंदर एरो लगाई मैंने, ये एंडोड्रम हो जाएगा। और जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये जो आपका रेड कलर में नजर आ रहा है, ये मीजोड्रम हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 3 जनन स्तर होते हैं, याद रख लेना ये। और इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल याद करने हैं हमें। कैसे याद करेंगे? डिप्लोब्लास्टिक आ जाए, डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक की क्या याद करेंगे? पीसी याद कर लेना, पीसी या सीपी बोल सकते हैं इसे, सीपी भी बोल सकते हैं, सीपी याद रख लेना, सॉरी पीसी नहीं याद रहे तो पीसी तो पर्सनल कंप्यूटर याद रख सकते हैं ना, आराम से याद रह जाएगा, पीसी याद रख लेना। ठीक है, तो एक तो पोरीफेरा, पहला संघ कौन सा आता है? पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा। तो डिप्लोब्लास्टिक 2 संघ आ जाएंगे, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के साथ में आपको टिनोफोरा फ्री में मिलता, तो टिनोफोरा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक। त्रिकोरिकी की बात करें तो इसके बाद में जितने संघ बच गए उन सब में आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। 3 जनन स्तर उपस्थित होते हैं, प्लेटे एलिमेंथीज से लेकर के रज्जु की जो कोडेड संघ के जीव हैं उन सभी में कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटे एलिमेंथी से लेकर के कोडेट्स तक, याद रह जाएगा। अब आती है सिलोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। तो सिलोम देखिए, सिलोम होती क्या है? आपने अपनी बॉडी देखें तो ये तो सबसे बाहर वाली, ये जो हमारी त्वचा होती है ना, ये वाली लेयर हो गई। बीच में आपके आहार नाल है, ये आहार नाल है, ये आहार नाल और ये बाहर वाली भित्ति के बीच में ये जो स्थान होता है ना, ये जो गुहा होती है, इस गुहा को ही हम देह गुहा कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, उसके आधार पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिनमें ये नहीं पाई जाती है उनको हम एसिलोमेट कह देते हैं, अगुह्य प्राणी कहा जाता है। जिनमें ये आवासीय रूप में पाई जाती है उनको हम स्यूडोसिलोमेट कह देते हैं, कूटगुह्य कहा जाता है। और जिनमें ये विकसित प्रकार की पाई जाती है, जो मेसोड्रम से विकसित होती है, उन्हें हम गुह्य प्राणी कह देते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होती हैं। आपको केवल एक का एग्जाम्पल याद रख लेना, एक बार ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एसिलोमेट देखिए, एसिलोमेट, एसिलोमेट में ये बाहर वाली देखेंगे ना, तो ये आपका कौन सी हो जाएगी? एक्टोड्रम। फिर ये मध्य वाली देखेंगे, ये आपकी एंडोड्रम, और ये बीच में रेड कलर में है ना, ये आपकी मीजोग्लिया होती है, मीजोग्लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मीजोड्रम से विकसित गुहा नहीं होती, सॉरी मीजोड्रम ही होता है। 1 मिनट, ये मेसोड्रम ही होता है, लेकिन इसमें गुहा नहीं बनती है, ये याद रख लेना। तो ये एसिलोमेट हो गया, प्लेटे एलिमेंथीज। एक बार एग्जांपल एक बार छोड़ दीजिए, याद करने का एक तरीका बताऊंगा आपको मैं। फिर आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें ये गुहा तो पाई जाती है, लेकिन बीच बीच में क्या होते हैं? ये बीच बीच में आपको मेसोड्रम के पैचेज पाए जाते हैं, थिल्ली जैसी आकार की सैक लाइक स्ट्रक्चर वो देखने को मिलती है, जो कि मेसोड्रम से ये अलग अलग देखने को मिलती है। तो पूर्ण रूप से इसमें गुहा नहीं पाई जाती है, आवासीय गुहा होती है, स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा। ये एक्टोड्रम और ये बीच वाली मेसोड्रम। इसमें देखिए आपको ये पूर्ण रूप से गुहा बनी हुई नजर आ रही होगी आप, ये पूर्ण रूप से, तो ये सिलोम कहलाती है। ठीक है, ये कहलाती है आपकी सिलोम, जो बीच में बनी हुई है ना, ये सिलोम कहलाती है, एक्टोड्रम हो जाएगा। और 1 मिनट, ये इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, मिटाने के बाद 1 मिनट देखिए बीच में ये गुहा है देखिए, और इसके अंदर की ओर मेसोड्रम होती है और बाहर की ओर मेसोड्रम होती है। कहने का मतलब जो गुहा है वो दोनों ओर से मेसोड्रम से आस्तरित होती है और ये गुहा इसमें पाई जाती है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? सिलोमेट कहलाते हैं, या सिलोमेट एनिमल्स इन्हें कहा जा सकता है। तो ये सिलोमेट हो गया। अब देखिए याद कैसे करेंगे? पहला याद रख लेना आप, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट याद रख लेना, कूटगुह्य। और कूटगुह्य जो होते हैं वो एस्के एलिमेंथीज में पाया जाता है। स्यूडोसिलोम या कूट गुहा जो होती है वो एस्के एलिमेंथीज में पाई जाती है। एस्के एलिमेंथीज से पहला कौन सा संघ आता है? प्लेटे एलिमेंथीज पाया जाता है, और प्लेटे एलिमेंथीज में कौन सा हो जाएगा? एसिलोमेट हो जाएगा, अगुह्य। ठीक है, और एस्के एलिमेंथीज के बाद में कौन सा आता है? एनेलिडा आता है। एनेलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सभी आते हैं। तो इन सभी में आपका सिलोमेट या गुह्य गुहा पाई जाती है। 1 मिनट, एनेलिडा से लेकर के जो कोडेट्स प्राणी हैं उनमें सभी में आपको सिलोम पाई जाती है, ये सिलोमेट जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो तीनों क्लियर हो जाएंगे, स्यूडोसिलोमेट,
याकूट गुहा एस्के एल्मिंथीज में, एसिलोमेट प्लेटे एल्मिंथीज में, और सिलोमेट कौन से हो जाएंगे, एनिलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके बाद में पाचन तंत्र की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम उठाते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो अपूर्ण पाचन तंत्र यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है पूर्ण पाचन तंत्र यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए अपूर्ण पाचन तंत्र कौन सा होता है, यानी कि ऐसा जीव, कोई भी जीव हम उठा के लेके चलते हैं तो उसमें एक तो मुख के रूप में काम भी वही, एक ही छिद्र उपस्थित हो, छिद्र क्या हो, एक ही छिद्र उसमें पाया जाता हो जो मुख का काम भी करता हो और गुदा का काम भी करता हो। यहां से ये भोजन ग्रहण करता है और यहीं से भोजन बाहर निकालता है। कहने का मतलब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान उनमें पाया जाता है, या इसे हम अंदर नाल भी कह देते हैं हिंदी में, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एक ही छिद्र होता है जो मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है, तो वो अपूर्ण पाचन तंत्र हो जाएगा। और ये अपूर्ण पाचन तंत्र के एग्जाम्पल याद रखिए तो आप सिप्पी याद रख लेना, सिप्पी, सी से सिलेंट्रेटा, टी से टिनोफोरा और प्लेटे हेलमिंथीज। सिलेंट्रेटा के साथ में मैंने बताया था कि टिनोफोरा फ्री में मिलता है, तो सिलेंट्रेटा जहां पर आ जाए वहां पे टिनोफोरा लिख देना। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटे हेलमिंथीज में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। दूसरा आता है पूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र की हम बात करें तो इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र तो ऐसा होता है जो भोजन को ग्रहण करने का काम करता है यानी कि मुख के रूप में काम करता है, और एक छिद्र ऐसा होता है जो अपचित भोजन या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है यानी कि गुदा के रूप में काम करता है। तो मुख और गुदा इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये जो बॉडी प्लान होता है इसे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कह देते हैं। नलिका के भीतर नलिका, नलिका के भीतर नलिका, शरीर योजना कह देते हैं इसे हिंदी में। तो ये जो पाई जाती है ये पूर्ण पाचन तंत्र के अंतर देखने को मिलती है। और ये इस प्लेटे हेलमिंथीज के बाद में कौन सा संघ आता है, एस्के हेलमिंथीज। तो एस्के हेलमिंथीज से लेकर के कोर्डेट्स तक जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, उन सभी में आपको कौन सा पूर्ण पाचन तंत्र देखने को मिलता है। तो अपूर्ण पाचन तंत्र सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटे हेलमिंथीज। पूर्ण पाचन तंत्र एस्के हेलमिंथीज से लेकर के कोर्डेट्स प्राणियों तक। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन। तो खंडी भवन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है इनकी ये खंडों में डिवाइडेशन होता है, इनका खंडों में बटी होती है। और मुख्य रूप से बात करें तो एनिलिडा संघ के प्राणी होते हैं उनमें बाह्य और आंतरिक खंडी भवन देखने को मिलता है। बाहर से भी उसमें खंड दिखाई देते हैं और आंतरिक रूप से भी खंड दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है मेटामेरिज्म कहलाती है और ये हमें एनिलिडा में देखने को मिलती है। और एनिमल्स की बात करें तो केंचुआ याद रख लेना आप, केंचुआ, केंचुए में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए केवल बाह्य खंडी भवन किसमें पाया जाता है, तो केवल बाह्य खंडी भवन होता है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में होता है। नेक्स्ट जो बेसिक कैरेक्टर आता है हमारा अंतिम वो है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ओपन होता है एक तो, और दूसरा होता है क्लोज, यानी कि दो प्रकार का होता है, एक तो ओपन खुला और एक होता है बंद क्लोज। खुले का मतलब होता है इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, जो ब्लड जो होता है वो नलिकाओं में न बह करके इसमें उत्तक या जो टिश्यू वगैरह या ऑर्गन होते हैं वो ब्लड में डूबे रहते हैं, सीधे संपर्क में रहती हैं सेल्स जो होती हैं वो। जबकि क्लोज के अंदर क्या होता है, इसमें जो टिश्यू या सेल्स जो होती हैं सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं होती, इसमें ब्लड नलिकाओं में प्रवाहित होता है, ये याद रख लेना। और इसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे फाइलम आएंगे ना उसमें हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं बीच बीच में फाइलम के अंदर ये अलग अलग कैरेक्टर शो करता है। तो ये हमारे जो हमने 7 कैरेक्टर पढ़े हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। पहला काय संरचना हमने पढ़ ली, सम्मिति है, जर्मलेयर है, सीलोम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेगमेंटेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम फाइलम के ऊपर आते हैं। जो फर्स्ट फाइलम आता है हमारा वो है पोरीफेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोरीफेरा, पोर, पोर शब्द आ गया, और पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, छिद्र, यानी कि ऐसे प्राणी जो कि छिद्रधारी होते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। और इन प्राणियों को हम स्पंज कह देते हैं। तो याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि एक तरफ 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सामान्य लक्षण जो कि अभी हमने पढ़े हैं ना, एक विशिष्ट लक्षण और एक उदाहरण और चित्र। इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल पूछ सकता है, चित्र देकर के पूछ सकता है, विशिष्ट लक्षण पूछ सकता है, सामान्य लक्षण पूछ सकता है। सामान्य लक्षण हमने सभी देख लिए, लक्षण जो है वो साथ साथ में भी करते हुए चलेंगे। तो पहले हम सामान्य लक्षण पर आते हैं। काय संरचना कैसी होती है, इसमें कोशिकीय स्तर की होती है, ठीक है। सम्मिति कैसी थी, अभी हमने बात की थी, तो असम्मित होती है, एसिमेट्रिकल होती हैं।
डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, 2 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अधिकांश लवणीय जल में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लवणीय जल में पाए जाते हैं, और इनका जो वयस्क होता है, जो एडल्ट होता है वो अगतिशील होता है, स्थानबद्ध होता है वो, ये याद रखें, ठीक है। तो ये सामान्य कैरेक्टर हो गए, बेसिक कैरेक्टर। अब विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं, तो पहला विशिष्ट लक्षण तो यही आ जाता है कि ये कैसे, इनका जो शरीर होता है वो छिद्रधारी होता है, ऐसा शरीर होता है इनका। शरीर देखिए ना, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छिद्र देखने को मिलते हैं, तो इस कारण इसे हम छिद्रधारी जीव भी कह देते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ये जो है ये ओस्टिया कहलाते हैं, ओस्टिया, और ये ऊपर जो संख्या में 1 होता है ये ओस्कुलम कहलाता है, ओस्कुलम, याद रख लेना। ओस्टिया है ये असंख्य होती है, मतलब संख्या बहुत ज्यादा है इनकी, और इन्हीं से क्या होता है, जल है या वाटर है वो इसके अंदर से प्रवेश करता है, जबकि ओस्कुलम की संख्या 1 होती है और इससे जल बाहर निकलता है, ओस्कुलम से जल है वो बाहर निकलता है। याद रख लेना, 2 छिद्र देखने को मिलते हैं, एक तो ओस्टिया होता है जिनकी संख्या अनेक होती है जिससे जल प्रवेश करता है, एक ओस्कुलम होता है जिसकी संख्या 1 होती है और इससे जल बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो बीच में गुहा पाई जाती है, इस गुहा को हम कहते हैं स्पंजोशील गुहा, ये भी पूछा जा सकता है, स्पंजोशील गुहा। स्पेशल इंपोर्टेंट कैरेक्टर जो आता है वो है इनमें केनाल सिस्टम पाया जाता है, नाल तंत्र देखने को मिलता है, केनाल सिस्टम, यानी कि जो जल होता है ये ओस्टिया से प्रवेश करके स्पंजोशील गुहा में जाता है, गुहा से फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है, तो ये एक नाल यानी केनाल की तरह, नहर की तरह काम करती है। तो केनाल सिस्टम या नाल तंत्र पाया जाता है, और ये नाल तंत्र काम क्या करता है, श्वसन में हेल्प करता है कि H2O में घुली हुई ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करता है, भोजन के रूप में कोई भी बाहर से भोजन करना होता है ये H2O के माध्यम से अंदर जाता है, तो नाल सिस्टम भोजन के रूप में और उत्सर्जित पदार्थ को निकालने में भी हेल्प करता है। तो 3 प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं नाल तंत्र के द्वारा, श्वसन, भोजन और उत्सर्जन। इनका जो ये नाल तंत्र होता है इसकी ऊपरी की ओर हम बात करें, जो इसका मुख होता है ओस्कुलम, इसके नीचे की ओर कोइनोसाइट नामक सेल्स पाए जाती हैं, कोइनोसाइट नामक सेल्स पाए जाती हैं, और ये कोलर आकार की होती हैं, साथ में फ्लेजिला इनके पाया जाता है। तो कोलर आकार की फ्लेजिला युक्त सेल्स होती हैं जिन्हें हम कोइनोसाइट्स कहते हैं, जो पोरिफेरा में पाई जाती है। पाचन की हम बात करें तो पाचन अंतराकोशिकीय या इंट्रासेलुलर प्रकार का पाचन है वो इनमें पाया जाता है। तो ये इनके विशिष्ट कैरेक्टर हो गई, उदाहरण हम अगली स्लाइड के अंदर देख लेंगे। याद रख लेना, छिद्रधारी जीव हैं ओस्टिया, ओस्कुलम, केनाल सिस्टम, श्वसन, भोजन, उत्सर्जन, कोइनोसाइट, कोलर आकार की फ्लेजिला युक्त कोशिकाएं, पाचन अंतराकोशिकीय होता है। बेसिक कैरेक्टर में बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कई बार मैं पीछे आपको समझा चुका हूं। देखिए आगे और कुछ कैरेक्टर और बच गए हैं, उनको और देख लेते हैं। ये हमने बात कर ली विशिष्ट कैरेक्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो एंडोस्केलेटन। इसका जो एंडोस्केलेटन या अंतकंकाल जो होता है, यह अंतकंकाल स्पोंजिन फाइबर्स, स्पोंजिन रेशे और कंटिकाएं जिन्हें हम स्पिकुल्स कहते हैं उनके द्वारा बना होता है। स्पोंजिन रेशे और कंटिकाओं से निर्मित होता है अंतकंकाल जो होता है पोरिफेरा का वो। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन खंडन या फिजन के द्वारा होता है। उभयलिंगी प्राणी होते हैं, यानी कि एक ही प्राणी के अंदर नर और जो मादा जननांग है वो पाए जाते हैं, और इस कारण इनमें निषेचन भी कैसा होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनमें लार्वावस्था पाई जाती है, और लार्वावस्था देखिए वयस्क अगतिशील होता है लेकिन लार्वा इनका गतिशील होता है क्योंकि इसमें फ्लेजिला वगैरह पाए जाते हैं, सीलिया या फ्लेजिला मिलते हैं। लार्वा आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रख लेना, एम्फीब्लास्टुला और प्रेनकाइमुला ये 2 लार्वा होते हैं। तो ये आपके पोरिफेरा की विशिष्ट लक्षण हो गए हैं। अंतकंकाल, स्पोंजिन रेशे या स्पिकल्स, अलैंगिक जनन खंडन के द्वारा, उभयलिंगी प्राणी होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, लार्वा गतिशील होते हैं, एम्फीब्लास्टुला और प्रेनकाइमुला। अब आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखिए। साइकन, देखिए साइकन यहाँ पर ये दे रखा है, ये वाला जो है ये साइकन आपके एनसीईआरटी में इसकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है, याद रख लेना। ये यू स्पोंजिया, ये वाला ये है यू स्पोंजिया, जिसे हम यू स्पोंजिया क्या कहते हैं, बाथ स्पंज भी कह देते हैं इसे। फिर आता है स्पोंजिला, स्पोंजिला को क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, शौच जलीय स्पंज कहा जाता है इसे। ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया से एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्पंज सभी में अर्य समिति असमिति पाई जाती है, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया के अंदर अर्य समिति देखने को मिलती है, याद रख लेना।
यूप्लेक्टेला को विंस पुष्प मंजूषा कह देते हैं, क्योंकि जापान में शादी ब्याह में ये गिफ्ट में दी जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, याद रख लेना। पहला फाइलम हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब चलते हैं हम दूसरे फाइलम की ओर। दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे इसकी। सामान्य लक्षण देखिए, उत्तक स्तर का संगठन देखने को मिलता है। पिछले में क्या था, कोशिकीय स्तर का, सिलेंट्रेटा में उत्तक स्तर का संगठन देखने को मिलता है। और याद रख लेना इसका एक सदस्य है हाइड्रा। उस हाइड्रा के अंदर न्यूरॉन पाई जाती है। न्यूरॉन क्या एक उत्तक है और वो न्यूरॉन इसमें पाई जाती है, लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है। यानी कि जो तंत्रिका उत्तक हैं वो इस हाइड्रा में मिलते हैं, लेकिन मस्तिष्क यानी कि ब्रेन नहीं पाया जाता। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये समिति पाई जाती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री इसमें देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 स्तर पाए जाते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। अंधनाल होती है, यानी कि एक ही छिद्र पाया जाता है जो मुख और गुदा का काम करता है। और अधिकांश जीव जो होते हैं इस संघ के, वो कैसे हैं, समुद्री जीव है, ठीक है। विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं। ये तो देखो सभी में हमें 3 भागों में डिवाइड करना, मैं पहले ही बता दिया। ये पूरी फेरा के अंदर बार बार ये चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण और उदाहरण या चित्र, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं हमें। और तीनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरी चीज बता दूंगा, एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। देखिए इसका जो माउथ होता है, उस माउथ को हम हाइपोस्टोम कह देते हैं। हाइपोस्टोम कहा जाता है सिलेंट्रेटा के माउथ को। और इस माउथ के चारों ओर टेंटाकल्स पाए जाते हैं। माउथ के चारों ओर टेंटाकल्स पाए जाते हैं। और इन टेंटाकल्स में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम नीडोब्लास्ट कह देते हैं। दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें नीडोब्लास्ट कह देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको एक बार। ये जो स्ट्रक्चर है ये दंश कोशिका की है, इस प्रकार की होती है। आगे वाला दंश है। कोई भी प्राणी या किसी भी जंतु या कीड़े मकोड़े को अगर इसको खाना है तो ये क्या करेगा, ये अपने वाला जो दंश है उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। इसमें हिप्नोटॉक्सिन जहर विष भरा रहता है, जो उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा और उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेगा। तो ये होती है नीडोब्लास्ट, ये इसके अंदर पाई जाती है। और इसी कारण इसे निडेरिया कहा जाता है। स्पेशल कैरेक्टर है ये, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। काम क्या करती है दंश कोशिका, देखिए शिकार में सहायता करती है, भोजन को पकड़ने में। और शिकारी जो होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा करने में भी ये दंश कोशिका सहायता करती है। अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। बाह्य और आंतरिक अंतरा कोशिकीय पाचन इनमें देखने को मिलता है। जो गुहा पाई जाती है उस गुहा को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह देते हैं, या इसे सिलेंड्रोन भी कहा जाता है। ये इसके विशिष्ट लक्षण है। माउथ, हाइपोस्टोम, चारों ओर टेंटाकल्स, टेंटाकल्स में दंश कोशिका जिसे नीडोब्लास्ट कह देते हैं, शिकार व सुरक्षा का काम करती है। अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। बाह्य व अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। गुहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंड्रोन होती है। आगे देखिए, इसमें बहुरूपता देखने को मिलती है। पोलीमोर्फिज्म, बहुरूपता यानी पोलीमोर्फिज्म। 2 रूप होते हैं, एक तो पोलिप होता है, एक मेडुसा होता है। पोलिप जो होता है, पोलिप अवस्था, ये बेलनाकार होती है। और जो मेडुसा अवस्था है ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है, छत्ते के आकार की होती है, या छत्राकार भी बोल सकते हैं। देखिए इनकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं एक बार। ये जो होता है ये तो आपका हो जाएगा पोलिप, जो कि बेलनाकार है। ये मेडुसा हो जाएगी जो छत्राकार है। पोलिप बेलनाकार और मेडुसा छत्राकार। अगतिशील होती है पोलिप अवस्था, एक स्थान पे स्थानबद्ध होती है, जबकि मेडुसा गति करती रहती है। पोलिप जो अवस्था है इसमें अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेडुसा में लैंगिक जनन होता है। याद रख लेना, पोलिप अवस्था है वो अलैंगिक जनन के द्वारा, जब हम आगे बात करेंगे इसकी, चलो आगे ही देख लेंगे। पोलिप अवस्था किस किस में पाई जाती है, देखिए हाइड्रा में देखने को मिलती है, एडमेशिया में पाई जाती है, जिसे हम समुद्री एनीमोन कह देते हैं। तो ये पोलिप अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे हाइड्रा, एडमेशिया। मेडुसा अवस्था ये ओरेलिया में देखने को मिलती है। और ओरेलिया क्या है, ओरेलिया को हम जेलीफिश भी कह देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पोलिप और मेडुसा अवस्था ध्यान में रख लेने आपको, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिनमें पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है, दोनों रूप ही पाए जाते हैं। पोलिप और मेडुसा अवस्था दोनों ही पाए जाती हैं। पोलिप अवस्था ये अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा में बदल जाती है, और मेडुसा अवस्था लैंगिक जनन के द्वारा पोलिप में बदल जाती है। और ये प्रोसेस आपकी मेटाजेनेसिस कहलाती है, और ये ओबेलिया में पाई जाती है। ओबेलिया में याद रख लेना, पोलिप अवस्था में लैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा में, मेडुसा है लैंगिक जनन के द्वारा पोलिप में बदलती है, और ये मेटाजेनेसिस कहलाती है, और ये ओबेलिया में देखने को मिलती है। निषेचन इनमें बाह्य होता है, और इसमें कोरल्स को भी शामिल किया जाता है। और कोरल्स जो होते हैं इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये हमने विशिष्ट लक्षण की बात कर ली। याद रख लेना अच्छे से, एक एक चीज आपकी एनसीईआरटी की है वो कवर होने वाली है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हाइड्रा,
हाइड्रा एडमाशिया जिसे सी एनिमोन कहा जाता है, और यहां पर देखिए एडमाशिया की स्ट्रक्चर दे रखी है बी वाली, ये है एडमाशिया की स्ट्रक्चर है, जिसे सी एनिमोन समुद्री एनिमोन कहा जाता है। ओरेलिया को जेलीफिश कह देते हैं, ओरेलिया ये है ओरेलिया, जेलीफिश कहा जाता है इसे। ओबेलिया सीफर कह देते हैं इसे, सीफर। फाइसेलिया समुद्री युद्धपोत कहा जाता है इसे। गार्गोनिया, गार्गोनिया को सी फैन कह देते हैं, समुद्री पंखा। पेनेटुला को सी पैन कह देते हैं, समुद्री पैन कह देते हैं पेनेटुला को, ठीक है। और मेंडेराइना जो है इसको ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो ये उदाहरण आपको याद रख लेने, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखी हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आता है वो टीनोफोरा है। टीनोफोरा आपका सिलेंट्रेटा से लगभग मिलता जुलता है। कौन कौन से कैरेक्टर मिलते जुलते हैं उनकी हम बात करेंगे। सामान्य कैरेक्टर की हम बात करें तो सामान्य कैरेक्टर जितने भी लक्षण है वो सभी सिलेंट्रेटा से मिले हुए हैं, सभी सिलेंट्रेटा से मिलते जुलते हैं। इसी कारण तो मैंने हर जगह बता रहा हूं कि सिलेंट्रेटा के साथ में टीनोफोरा फ्री दे रहा हूं आपको। तो सिलेंट्रेटा के लक्षण जो होते हैं सामान्य लक्षण, जिसमें सम्मिति है, द्वीप सम्मिति है, अरीय सम्मिति, अरीय सम्मिति है, उत्तक स्तर का संगठन है। इसके बाद में हमने बात की डिप्लोब्लास्टिक है। और कौन सी कैरेक्टर देखे थे हमने, एक मिनट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ये सभी जो कैरेक्टर हैं बेसिक कैरेक्टर, ये आपके सिलेंट्रेटा के समान होते हैं और ये केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं, ये भी याद रख लेना। टीनोफोरा केवल लवणीय जल में मिलते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षण की। पहला लक्षण यहां पर देखिए, ये देखिए नीडोब्लास्ट, इसमें नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती है। नीडोब्लास्ट या जो दंश कोशिका वो नहीं पाई जाती है और इस कारण इन्हें एनिडेरियन कहा जाता है, ठीक है, एनिडेरियन कहा जाता है। इसके बाद में आगे देखिए सी वालनट या कोम्ब जेली इसके उपनाम है। इसे मतलब सी वालनट समुद्री अखरोट कह देते हैं और कंगक जेली या कोम्ब जेली भी इसे कहा जाता है, ये इसकी उपनाम है, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। गमनांक के लिए इनमें 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स पाए जाती है। चलन के लिए 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स या कह सकते हैं 8 पक्षमावीय कंगक पट्टिका इनमें पाई जाती है जो चलने में सहायता करती है। जैव संदीप्ति यानी कि बायोलुमिनिसेंस का गुण पाया जाता है इनमें, बायोलुमिनिसेंस का गुण पाया जाता है। रात्रि के समय ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं यानी कि चमकते हैं। नीडोब्लास्ट वाली बात कर ली। पाचन की हम बात करें तो पाचन बाह्य और आंतर कोशिकीय पाचन इनमें होता है। परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और लार्वा याद रख लेना सीडिपिड लार्वा जो है वो इसमें पाया जाता है टेनोफोरा के अंदर, सीडिपिड लार्वा अवस्था। उभयलिंगी प्राणी होता है और निषेचन इनमें बाह्य होता है, ये भी याद रख लेना। तो सी वालनट या कोम्ब जेली कह देते हैं। गमनांक के लिए 8 सिलेटेड कोम्ब प्लेट पाई जाती है। जैव संदीप्ति या बायोलुमिनिसेंस का गुण पाया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नीडोब्लास्ट एब्सेंट होती है, इस कारण एनिडेरियन कह देते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। लार्वा सीडिपिड लार्वा होता है, इसका निषेचन बाह्य होता है। उभयलिंगी प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 उदाहरण इसके आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक तो प्लूरोब्रेंकिया और एक टीनोप्लामा। और यहाँ पर ये प्लूरोब्रेंकिया का चित्र दे रखा जो आपको ध्यान में रख लेनी है। 8 जो कंगक पट्टिका वो बता देता हूँ। देखिए एक तो ये हो गई, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 कंगक पट्टिका इनमें पाई जाती है जो चलन अंग के रूप में काम करती है। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आता है वो है प्लेटेहेल्मिन्थीज। और प्लेटेहेल्मिन्थीज के जीव जो है उन्हें हम चपटेकर्मी कह देते हैं, चपटेकर्मी। देखिए हमने पहला पढ़ा था पोरीफेरा। पोरीफेरा में हमने कोशिकीय स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। इसके बाद में हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा था। सिलेंट्रेटा में उत्तक स्तर का ऑर्गेनाइजेशन देखा था। अब उत्तक के बाद में क्या बन जाते हैं, इस फाइलम में अंग बन जाते हैं और इसमें पाया जाता है अंग स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। द्विपार्श्व सम्मिति पीछे हमने पढ़ी थी। अरीय सम्मिति पाई जाती है आपकी, जो हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा था उसमें अरीय सम्मिति होती, जबकि प्लेटेहेल्मिन्थीज में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इससे पहले वाले जितने भी संघ पढ़े थे हमने उनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि 2 स्तर होते हैं, जबकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें मेसोड्रम बन जाती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। और ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम नहीं पाई जाती है। तो ये तो इसके बेसिक कैरेक्टर हो गए, अंग स्तर, द्विपार्श्व सम्मिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट। अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षण की। पहला,
अधरीय और पृष्ठीय रूप से चपटी काय संरचना होती है इनकी, अधरीय और पृष्ठीय रूप से चपटी काय संरचना होती है, इस कारण इन्हें चपटे कर्मी कह देते हैं, फ्लैटवर्म कहा जाता है। ठीक है, प्लेटा एलिमेंथीज को फ्लैटवर्म कह देते हैं। अधिकांश जो जीव हैं इसके वो अंतःपरजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, और एंडोपैरासाइट होते हैं इसका मतलब इनकी जन्म दर बहुत ज्यादा होती है, ये किसी दूसरे के अंदर होस्ट के अंदर प्रवेश करते अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। अल्प विकसित पाचन तंत्र होता है, तभी तो ये एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, अंतःपरजीवी के रूप में। और जो होस्ट से खून वगैरह या फिर भोजन प्राप्त करने के लिए इनमें हुक्स और शकर यानी कि चूसक ये पाए जाते हैं। तो एंडोपैरासाइट जनन दर अत्यधिक होती है, अल्प विकसित पाचन तंत्र, हुक्स और शकर पाए जाते हैं। प्राशन नियमन के लिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। प्राशन नियमन के लिए फ्लेम सेल्स पाए जाती हैं जिन्हें हम सोलेनोसाइट कह देते हैं, और हिंदी में इन्हें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। उत्सर्जन पूछ ले या प्राशन नियमन पूछ ले तो आपका आंसर फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट होगा, ज्वाला कोशिकाएं होगी। ठीक है, इनका शरीर अखंडीय होता है, मतलब खंडों में विभक्त नहीं होता, लेकिन अपवाद होता है जो टेपवर्म, टीनिया सोलियम को हम टेपवर्म कह देते हैं, तो टीनिया सोलियम या टेपवर्म का शरीर खंडीय होता है। ठीक है, ये भी याद रह जाएगा। और पुनर्जनन की क्षमता इनमें पाई जाती है, और पुनर्जनन की क्षमता आपकी जो पाई जाती है वो प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। पुनर्जनन या रीजनरेशन की क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। इसकी बॉडी को कहीं से भी काट दो, एक छोटा सा टुकड़ा कंप्लीट शरीर का निर्माण कर लेता है। तो इसके कैरेक्टर आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी सा है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद में देखिए इसमें अलैंगिक जनन है वो खंडन विधि के द्वारा होता है। उभयलिंगी प्राणी होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होते हैं। बहुत सारे लार्वा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे तो याद भी नहीं करना है। तो ये आपके विशिष्ट कैरेक्टर हो गए। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। देखिए टेपवर्म, टेपवर्म खंडीय प्राणी होता है, अपवाद स्वरूप टीनिया सोलियम को हम टेपवर्म कह देते हैं। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये लंबा सा आप देख रहे हैं, ये है टीनिया सोलियम टेपवर्म। इसके बाद में फेसियोला हिप्टिका जिसे लिवर फ्लूक कहा जाता है, ये है फेसियोला हिप्टिका लिवर फ्लूक। प्लेनेरिया जिसे हम डुगेशिया भी कह देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए प्लेटा एलिमेंथीज के। नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है 5 नंबर पर एस्के एलिमेंथीज यानी कि गोलकर्मी, राउंड वॉर्म इसे कहा जाता है। बेसिक कैरेक्टर देखते हैं। देखिए अभी हमने प्लेटा एलिमेंथीज देखा था, तो प्लेटा एलिमेंथीज में किस प्रकार का था, तो ऑर्गन स्तर का, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब अंग बन गया था वहां तक। एस्के एलिमेंथीज में आते आते यहाँ पर अंग तंत्र बन जाता, मतलब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पर अंग तंत्र स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो देखने को मिलता है। अंग तंत्र स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काय संरचना होती है वो अंग तंत्र स्तर की होती है, सिस्टम बन जाते हैं। इसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। वो एसिलोमेट था, अभी हमने प्लेटा एलिमेंथीज देखा था, जबकि एस्के एलिमेंथीज जो होता है ये स्यूडोसिलोमेट होता है, टूट गुहा इसमें पाई जाती है। ये इसके बेसिक कैरेक्टर हो गए। अब विशिष्ट लक्षण की हम बात करते हैं। देखिए पूर्ण पाचन तंत्र कंप्लीट विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, और इसमें पेशीय गर्षणी विकसित हो जाती है। जो फेरिंग्स होती है ना पेशीय गर्षणी, वो भी इसमें विकसित हो जाती है। उत्सर्जन नाल पाई जाती है। उत्सर्जन नाल है वो पोर्स के माध्यम से खुलती है। एक्सक्रेटरी ट्यूब जो होती है ये पोर्स के माध्यम से खुलती है, जिसके माध्यम से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है या वो बाहर निकलते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि एक जीव के अंदर अगर अलग अलग जीव की हम बात करें, ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उसमें एक ही, अगर नर है तो नर जन्नांग उसमें मिलेंगे, मादा तो मादा जन्नांग मिलेंगे, यानी कि नर और मादा जन्नांग अलग अलग होते हैं, डायोसियस होते हैं। लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बाहर से देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये नर है और ये मादा है। निषेचन आंतरिक होता है इसमें, और परिवर्धन पाया जाता है। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है, और लार्वा अवस्था इसमें पाई जाती है। ठीक है, लार्वा आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको याद भी नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूर्ण पाचन तंत्र, पेशीय गर्षणी विकसित हो जाती है, उत्सर्जन नाल है वो पाई जाती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाया। इसके एग्जाम्पल देखिए, एस्केरिस, ये आप थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए। जो हमने डिजीज वाला चैप्टर हमने देखा था ना, उसमें कुछ डिजीज दे रखी थी, उसके एग्जांपल यहाँ पर देखने, क्योंकि आपस में जुड़े हुए चैप्टर हैं, ये आपस में कोरिलेट करेंगे तो आपस में क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं।
जब हम एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस है ये एस्केरियासिस रोग है वो उत्पन्न करता है या फैलाता है। वुचेरेरिया की बात करें तो वुचेरेरिया को हम फाइलेरियल वर्म कह देते हैं, फाइलेरिया कर्मी कह देते हैं, ये एल्फेंटेसिस रोग है वो उत्पन्न करता है। और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वर्म कहा जाता है, तो ये इसके उदाहरण है एस्केलमिंथिज की, जो आपको याद रख लेने। और ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखी है। राउंड वर्म जो आपका एस्केरिस होता ना, उसको राउंड वर्म कह देते हैं। तो एस्केरिस के उदाहरण है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल देखिए आगे से मुड़ा हुआ, जबकि फीमेल इसमें मुड़ा हुआ नहीं है, तो बाहर से लैंगिक द्विरूपता इसमें देखने को मिलती है। अब आता है एनेलिडा। एनेलिडा जिसे हम खंडीय कर्मी भी कह देते हैं, इनका शरीर खंडों में विभक्त हो जाता है। बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अब आगे जब हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे ना, तो उसमें देखिए अंग तंत्र स्तर पाया जाता है सभी के अंदर। आगे जितने भी पढ़ेंगे देखिए एनेलिडा से आगे कोर्डेटा तक सभी में अंग तंत्र स्तर होगा। द्विपार्श्व सम्मिति होगी सभी के अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। कुछ अपवाद होंगे तो वो आपको बता देंगे। और इनमें जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि नलिका के भीतर नलिका शरीर योजना होती है। कहने का मतलब मुख और गुदा अलग अलग होती है। मुख एंड गुदा है, ये 2 छिद्र होते हैं, दोनों अलग अलग पाई जाती है। यूसिलोमेट होते हैं ये देखिए यहाँ पर यू नहीं रखा है मैंने। यूसिलोमेट होते हैं, पर गुही होती है, इनमें सिलोम पाई जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। सामान्य कैरेक्टर अंग तंत्र स्तर, द्विपार्श्व सम्मिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नलिका के भीतर नलिका बॉडी प्लान और यूसिलोमेट पर गुही होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षण की। पहला विशिष्ट लक्षण तो यही है कि ये खंडों में बटा हुआ होता है, आंतरिक और बाह्य रूप से खंडित। परिसंचरण तंत्र, पहला लक्षण परिसंचरण तंत्र जो होता है ये क्लोज प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है। देखिए एनसीईआरटी में जो लाइनें दे रखी ना पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने ऐड की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एनिलिडा से अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल और वर्ताकार सर्कुलर पेशियां वो विकसित हो जाती है। परिसंचरण तंत्र क्लोज या बंद प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य, वर्ताकार जो पेशियां हैं ये विकसित हो जाती है। उत्सर्जन व प्रासरण नियमन के लिए इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन व प्रासरण नियमन के लिए नेफ्रिडिया इनमें पाए जाती हैं। इनका जो एक एग्जाम्पल है नेरीज, नेरीज में गमनांग के लिए इसमें पैरापोडिया पाए जाती हैं। कूटपाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं कूटपाद, कूटपाद कहते हैं हिंदी में। तो नेरीज के अंदर गमनांग के लिए पैरापोडिया पाए जाती हैं और केंचुए के अंदर गमनांग के लिए सिटी पाए जाती हैं, सिटी। ठीक है, ये दोनों ही कोशिका द्रव्य से ही बनती है, एक बाह्य कोशिका द्रव्य से बन जाती है, एक आंतरिक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेरीज में गमनांग पैरापोडिया के द्वारा और केचुए के अंदर सिटी के द्वारा होता है। पाचन तंत्र इनमें पूर्ण होता है। और क्यूटेनियस, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये पूछा जा सकता है। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन पाया जाता है, यानी कि त्वचा के द्वारा श्वसन होता है इनमें। और एग्जाम्पल अगर पूछे तो केंचुआ याद रख लेना, त्वचा के द्वारा इनमें श्वसन देखने को मिलता है। क्यूटेनियस प्रकार का रेस्पायरेशन होता है त्वचा के द्वारा। तो परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, अनुदैर्ध्य वर्ताकार पेशियां विकसित, उत्सर्जन व प्रासरण नियमन नेफ्रिडिया के द्वारा, नेरीज में गमनांग पैरापोडिया, केंचुए के अंदर सिटी, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन यानी त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। गिल्स के द्वारा भी श्वसन देखने को मिलता है इनमें। वास्तविक खंडन इसमें पाया जाता है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड वो इसमें पाई जाती है। ये कैरेक्टर भी ध्यान में रख लेना। एग्जाम्पल देखिए, इसके नेरीज जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी होता है। नेरीज, नेरीज के अंदर क्या होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। हीरोडिनेरिया जो होता है जिसे हम लीच कहते हैं, खून चूसने वाली जोंक, ये उभयलिंगी होती है। उभयलिंगी, नर और मादा एक ही के अंदर पाए जाते हैं, एक ही शरीर के अंदर। और केंचुआ भी उभयलिंगी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा ना, ये जो सेंटीपीड की तरह लग रहा है, ये नेरीज है जिसमें कूटपाद पाए जाते हैं, पैरापोडिया, और ये एक लिंगी होता है। और ये जोंक हो जाएगी हीरोडिनेरिया। ठीक है, खून चूसने वाली जो उभयलिंगी होती है। तो ये आपका हो गया एनेलिडा कंप्लीट। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और इसमें बेसिक कैरेक्टर की हम बात करें तो सामान्य लक्षण की बात करें तो जो हमने एनेलिडा में संघ लक्षण पढ़े ना, बेसिक कैरेक्टर आपके वही चलेंगे आगे, सभी के अंदर आगे वही चलेंगे। कुछ में अगर अपवाद होंगे तो आपको बता दूंगा। अंग तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, गुहा पाई जाती है, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, नलिका के भीतर नलिका बॉडी योजना है वो इसमें पाई जाती है।
विशिष्ट लक्षण की हम बात करें तो विशिष्ट लक्षण में इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, और बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। संयुक्त उपांग पाए जाते हैं, देखिए इस संघ की पहचान इसी से होती है। संयुक्त जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें देखने को मिलते हैं, संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। 3 भागों में इनका शरीर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हेड, आगे वाला जो पार्ट होता है हेड यानी कि सिर, थोरेक्स बीच वाला पार्ट जिसे हम वक्ष कह देते हैं हिंदी में, और एब्डोमेन जिसे उदर कहा जाता है। तो 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। अब बात करते हैं श्वसन अंग है वो, उसमें कुछ यहाँ पर भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग प्राणी में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, जैसे कि झिग्गा मछली, ये जलीय प्राणी है। ये भी कुछ ऐसे प्राणी जिनमें गिल्स क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, जिसमें झिग्गा एग्जाम्पल याद रख लेना। कुछ ऐसे प्राणी जिनमें बुक गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स जो जलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे कि क्रेब है, केकड़ा वगैरह, इनमें बुक गिल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें बुक लंग्स भी पाए जाते हैं, बुक लंग्स, पुस्तक फेफड़े बोल देते हैं हिंदी में, बुक लंग्स। तो ये स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है ना, जो स्थलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें बुक लंग्स पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन जैसे एग्जाम्पल याद रख लेना। ट्रेकियल ट्यूब जो होती है ये कीटों में, जैसे कि कॉकरोच वगैरह है, इनमें पाई जाती है श्वसनी नलिका। इसके द्वारा श्वसन है वो कीटो या कॉकरोच में होता है। तो गिल्स के द्वारा झिग्गा मछली में, बुक गिल्स के द्वारा जलीय आर्थ्रोपोड जैसे कि क्रेब, बुक लंग्स के द्वारा स्कॉर्पियन स्थलीय प्राणियों में आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और ट्रेकियल ट्यूब ये कीटो या कॉकरोच के अंदर होता है। उत्सर्जन के लिए भी आपको याद रख लेना, क्योंकि ये भी यूनिक कैरेक्टर है। मेल पीलियन नलिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। तो बाह्य कंकाल काइटिन का संयुक्त उपांग जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है। श्वसन अंग गिल्स, झिग्गा मछली, बुक गिल्स, जलीय आर्थ्रोपोड क्रेब, बुक लंग्स स्कॉर्पियन स्थलीय प्राणी, ट्रेकियल ट्यूब ये कीटो या कॉकरोच में, और उत्सर्जन मेल पीलियन नलिका के द्वारा। विशिष्ट लक्षण में आगे देखिए, क्योंकि ये बड़ा संघ है तो थोड़े और कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र ओपन प्रकार का होता है, खुला होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र खुला पाया जाता है, ओपन होता है, मतलब नलिकाएं नहीं पाई जाती। संवेदी अंग की बात करें तो इनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। आईज यानी आंखें पाई जाती है, जिसमें सरल और संयुक्त 2 प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है। एंटीना पाए जाते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें एंटीना देखने को मिलती है। ठीक है। और स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, संतुलन अंग, संतुलन बनाने के लिए स्टेटोसिस्ट या संतुलन अंग पाए जाते हैं, जो संवेदी अंग के रूप में होती हैं। 3 होते हैं संवेदी अंग के रूप में, आइज सरल या संयुक्त, एंटीना, स्टेटोसिस्ट, संतुलन अंग। अंडज होते हैं, मतलब अंडे देने वाली होती है, ओविपेरस होते हैं। अधिकांश जो होते हैं ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन इनमें आंतरिक होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। तो ये कैरेक्टर आपको याद रह जाएंगे। ये आपका संघ जो आर्थ्रोपोडा है वो कंप्लीट होता है। इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। लोकस्ट जिसे झुंड पीड़क कहते हैं, ये झुंड में रहता है। ये देखिए ये लोकस्ट है, लोकस्ट। फिर अब बटरफ्लाई, ये रही बटरफ्लाई जिसे हम तितली कह देते हैं। प्रोन, प्रोन का याद रख लेना कि ये प्रोन है आपकी यहाँ पे दिखाई गई, देखिए प्रोन जिसे हम झिग्गा मछली कहते हैं। इसमें एंटनरी या ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाती है उत्सर्जी अंग के रूप में। एंटनरी या ग्रीन ग्लैंड्स, हरी ग्रंथि कह देते हैं इसे, उत्सर्जी अंग के रूप में एंटनरी या ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। लिमुलस जिसे किंग क्रेब कहते हैं, और इसी जीवित जीवाश्म है, किंग क्रेब या लिमुलस। देखिए इसमें मच्छर भी शामिल किए जाते हैं, जो कीट होते हैं उनमें आते हैं मच्छर। और मच्छर के अकॉर्डिंग आपको देखिए 360 मान सकते हैं, या फिर एक दूसरे चैप्टर को को रिलेट करके हमें पढ़ना है। तो इसमें 3 प्रकार के मच्छर देखिए, एडिज मच्छर हो जाएगा, क्यूलेक्स हो जाएगा, एनोफ्लीज हो जाएगा। एडिज मच्छर ये 2 प्रकार की डिजीज फैलाता है, एक तो चिकनगुनिया और एक आपका डेंगू। ठीक है, चिकनगुनिया और डेंगू। क्यूलेक्स की हम बात करें तो क्यूलेक्स आपका एलफेंटेसिस, हाथी पांव रोग जो होता है ना वो फैलाता है, क्यूलेक्स मच्छर उसका वाहक होता है ये। और एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया रोग फैलाता है। तो ये तीनों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्पाइडर मकड़ी, क्रेब, इंसेक्ट, कीट, एपिस, ये आपके इकोनॉमिकली जो इंपोर्टेंस है इन जो ऑर्गेनिजम्स है इनका। एपिस मधुमक्खी, बॉम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लेका लाख कीट, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए यहाँ पर बिच्छू भी दे रखा है, स्कॉर्पियन, ये याद रख लेना। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखी है।
तो ये आपका जो आर्थ्रोपोडा संघ है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मोलस्का संघ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलस्का संघ कोमल काय वाले जंतु, इनका शरीर बहुत ज्यादा कोमल होता है। मोलस्का संघ के प्राणी है बहुत ज्यादा कोमल शरीर वाले होते हैं। सामान्य लक्षण देखिए, अंग तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जननस्त्र होते हैं। यूसिलोमेट होते हैं, सिलोम पाई जाती है, परगुई होते हैं ये सॉरी। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि नलिका के भीतर नलिका बॉडी प्रकार की योजना वो देखने को मिलती है। तो ये इनके सामान्य लक्षण या बेसिक फैक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षण की। पूरी बॉडी के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक बाह्य कवच पाया जाता है जिसे हम सेल कह देते हैं, और ये आपका कैल्शियम से निर्मित होता है। कंप्लीट बॉडी की चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, कवच पाया जाता है जिसे सेल कहा जाता है। सेल वो किससे बना होता है, कैल्शियम से निर्मित होता है। शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, विभक्त होता है। 3 भाग कौन से, याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। सिर यानी कि हेड, मस्कुलर फुट पेशीय पाद, विसरल हम्प अंतरंग कुकुंद, याद रख लेना। सिर, हेड, मस्कुलर फुट, पेशीय पाद, विसरल हम्प अंतरंग कुकुंद। ठीक है, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसको समझना थोड़ा सा, इससे आपकी 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसकी बॉडी इस प्रकार से होती है, और इस बॉडी के ऊपर ये आपका एक आवरण पाया जाता है। ये जो है ये आवरण पाया जाता है, और इस आवरण को हम मेंटल कह देते हैं। चारों ओर ये आवरण जो पाया जाता है ना, ये जो मैं इस कलर में बना रहा हूँ, ऑरेंज कलर है, मेंटल कह देते हैं इसे। और ये मेंटल है, और ये जो बॉडी वॉल है इसके बीच में जो जगह पाई जाती है, खालिस्तान जो होता है, उसको हम मेंटल कैविटी कह देते हैं। ठीक है, ये जो बीच में ना खालिस्तान होता है जिसमें दरवा भरा रहता है, इसे मेंटल कैविटी कह देते हैं। और इस मेंटल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। ये जो मैंने व्हाइट कलर में लाइन सी दिखाई है ना, ये गिल्स हैं, क्लोम पाए जाते हैं इसमें। और ये क्लोम क्या काम करते हैं, शोषण और उत्सर्जन का काम करते हैं। तो देखिए पूरी बॉडी के बाहर जो आवरण होता है उसको हम मेंटल कह देते हैं। मेंटल और बॉडी कवरिंग के बीच में जो गुहा होती है उसे मेंटल कैविटी कह देते हैं। उस मेंटल कैविटी में गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, जो शोषण और उत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक, आगे देखिए, मुख के पास रेती जिह्वा, जिन्हें हम रेडुला कह देते हैं, ये एक प्रकार के दांत प्लस जिह्वा का एक मिश्रण होता है। दांत और जिह्वा का मिश्रण होता है ये। तो मुख के पास में क्या पाए जाते हैं, रेती जिह्वा पाए जाते हैं, जिन्हें हम रेडुला कह देते हैं। और ये भोजन को घीसने या पीसने का काम करते हैं। भोजन को घीसने या पीसने का काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है। रेडुला पाए जाते हैं इसमें। परिसंचरण तंत्र ये ओपन प्रकार का होता है, ओपन टाइप होता है, यानी कि खुला होता है। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है, लेकिन अपवाद जरूर याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन कई बार बना है। सिफिलोपोडा एक क्लास है, उस सिफिलोपोडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। सिफिलोपोडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसके उदाहरण याद रख लेना, सीपिया, ऑक्टोपस, लोलिगो। सीपिया, ऑक्टोपस, लोलिगो, इनमें आपका बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। आगे देखिए, एकलिंगी प्राणी होते हैं। मादा और जो नर होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखने, यहाँ पर अगर वो जलीय शोषण करता है तो वो गिल्स के द्वारा होगा, और पल्मोनरी सैक के द्वारा अगर शोषण, स्थल के ऊपर कोई जीव पाया जाता है, मोलस्का संघ का अगर स्थल के ऊपर जीव है तो वो पल्मोनरी सैक के द्वारा शोषण करेगा, जल में है तो गिल्स के द्वारा करेगा। तो ये कैरेक्टर आप याद रख लेना जो मोलस्का के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पाइला, एप्पल स्नेल कहते हैं, सेव घोंगा जिसे कहा जाता है। एप्लेसिया, समुद्री खरगोश। डेंटेलियम, हाथी दांत या टस्क सेल कहते हैं इसे। पिंटाडा, परल ओयस्टर कहा जाता है। यूनियो, ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं इसे। सेपिया, कटल फिश कहा जाता है। लोलिगो को स्क्विड कहते हैं, और कीटोप्लूरा को काइटन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पाइला है और ये ऑक्टोपस है, ये याद रखें। ठीक है, तो ये आपका मोलस्का संघ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इन्हें हम कांटेधारी जीव कह देते हैं। कांटेधारी जीव कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर सूल पाई जाती है, कांटे पाए जाते हैं जो कैल्शियम से बने होते हैं। देखिए सामान्य लक्षण, अंग तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनमें। अंग तंत्र स्तर का सम्मिति इसमें पाई जाती है, लेकिन सम्मिति में आपको याद रख लेना, 2 प्रकार से याद रख लेना है। अगर लार्वा अवस्था में सम्मिति पूछे तो आपको द्विपार्श्व सम्मिति बतानी है। ठीक है, और वयस्क में पूछे तो वयस्क में अरीय सम्मिति पाई जाती है, लेकिन अरीय भी कौन सी होती है, पंच अरीय सम्मिति होती है। पेंटामेरस अरीय सम्मिति, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिमेट्री, 2 प्रकार से
लार्वा के अंदर बाइलेटरल या द्विपार्श्व समिति, वयस्क के अंदर पंचरीय या पेंटामेरस सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जननस्त्र होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, नलिका के भीतर नलिका प्रकार का बॉडी प्लान होता है। और ये केवल जलीय प्राणी होते हैं, केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में, लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये इसके बेसिक कैरेक्टर हो गए। अब विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं। इनका जो अंतक कंकाल होता है वो कैल्शियम ओसिकल्स का बना होता है, कैल्शियम से बनी हुई हड्डियों का बना होता है जो नुकीली होती हैं, और इस कारण इन्हें स्पाइनी एनिमल्स कहा जाता है। पाचन तंत्र की हम बात करें तो पाचन तंत्र में इनका जो मुख होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि अधरीय होता है, वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ इनका मुख होता है। और गुदा ऊपर की ओर होती है, यानी कि गुदा पृष्ठीय होती है, ऊपर की ओर गुदा होती है, पृष्ठीय होती है, और मुख नीचे की ओर होता है जो अधरीय होता है। ये हो गया पाचन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें तो उत्सर्जन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है कि इनमें जल सेवनीय तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसे ट्यूब फिट सिस्टम भी कह देते हैं। जल सेवनीय तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये काम क्या करता है, देखिए शोषण का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, भोजन का कार्य करता है, और गमनांग का कार्य भी करता है। शोषण में सहायता करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है, भोजन में सहायता करता है, और गमनांग चलने में भी सहायता करता है। शोषण के लिए इनमें स्किन गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें पेपिली कहते हैं, स्किन गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें पेपिली कहा जाता है। तो अंतकंकाल कैल्शियम ओसिकल्स का, स्पाइनी एनिमल्स, पाचन तंत्र मुख नीचे की तरफ अधरीय और गुदा ऊपर की तरफ पृष्ठीय, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, जल सेवनीय तंत्र पाया जाता है जो शोषण, उत्सर्जन, भोजन और गमनांग में सहायता करता है। स्किन गिल्स या पेपिली जो होते हैं वो शोषण में सहायता करते हैं। परिसंचरण तंत्र ये ओपन टाइप होता है, खुला प्रकार का होता है। एक लिंगी होते हैं यानी कि डाइसियस होते हैं, मादा और नर अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्तन की हम बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें जो लार्वा होते हैं वो मुक्त पलावी होते हैं जिनमें सीलिया पाई जाती है। रीजनरेशन की क्षमता इनमें होती है, पुनर्जनन की क्षमता इनमें पाई जाती है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, WVS वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनमें वाटर कैसे एंटर करेगा, देखिए जल जो होता है वो इसके ऊपर एक पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम मेड्रीपोराइट कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इनमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे मेड्रीपोराइट कहा जाता है। उस छिद्र के माध्यम से वाटर जल इनमें प्रवेश करता है और फिर ट्यूब फिट की ओर चला जाता है और फिर ये एक केनाल के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये आपके विशिष्ट लक्षण हो गए इकाइनोडर्मेटा के। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एस्टेरियास जिसे स्टारफिश कहा जाता है, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार कहते हैं इसे, इकाइनस सी अर्चिन कहते हैं, समुद्री अर्चिन। एंटीडोन को सी लिली कहा जाता है, समुद्री लिली। ब्रिटिल स्टार मतलब बंगूर तारा, ओफ्यूरा को। कुकुमेरिया को समुद्री खीरा कहते हैं, कुकुमेरिया को। तो ये इसके उदाहरण हो गए इकाइनोडर्मेटा के, आपको याद रखने हैं। और ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखने हैं, एक तो एस्टेरियास का, स्टारफिश का, और एक ओफ्यूरा जिसे बंगूर तारा कहते हैं। ये हो गया आपका एनसीईआरटी के डायग्राम। तो इस प्रकार से हमारा फाइलम हो गया 9 नंबर का इकाइनोडर्मेटा। और अब नॉन कोडेट्स में हमारा अंतिम फाइलम आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा को पहले कोडेट्स के अंदर रखा गया था लेकिन बाद में इसे नोटोकोड में नॉन कोडेट्स में रख दिया। देखिए बेसिक कैरेक्टर क्या है इसके, अंग तंत्र इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 जननस्त्र होते हैं और परगुई होता है, ये सिलोम पाई जाती है और ये भी लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो ये इसके बेसिक कैरेक्टर हैं। विशिष्ट कैरेक्टर की हम बात करें, देखिए वास्तविक नोटोकोड है वो इनमें नहीं पाए जाते, वास्तविक नोटोकोड का अभाव होता है, इसी कारण इन्हें नॉन कोडेट्स के अंदर रखा गया, ये याद रख लेना। वास्तविक नोटोकोड के स्थान पर इनमें क्या पाई जाती है, स्टोमोकोड पाई जाती है। और ये जो स्टोमोकोड जो होती है नोटोकोड के जैसी ही संरचना होती है, याद रख लेना। स्टोमोकोड से कई बार क्वेश्चन बना है। इनका जो शरीर होता है, काई जो होती है कर्मी की जैसी होती है, ठीक है। 3 भाग होते हैं इसमें, देखिए 3 भाग कौन से, एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेती हैं। पहला भाग प्रोबोसिस होता है जिसे सूंड कह देते हैं, सूंड। ये आगे वाला भाग प्रोबोसिस सूंड कहा जाता है। और ये हो गया आपका कोलर, इसे कोलर कह देंगे, कोलर। और नीचे का ये जो भाग है ये ट्रंक हो जाएगा, ट्रंक यानी कि धड़ होता है। ये 3 भाग होते हैं इसके, सूंड, कोलर और धड़, याद रख लेना। परिसंचरण तंत्र ये खुला होता है, ओपन प्रकार का होता है। शोषण ये क्लोम्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें सूंड ग्रंथियां पाई जाती है, ये इंपोर्टेंट है। उत्सर्जन के लिए सूंड ग्रंथियां या प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनमें लार्वा अवस्था पाए जाते हैं। लार्वा जो होता है उसे टोर्नेरिया लार्वा कह देते हैं, जो आपको याद रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। पाचन है, इसमें पूर्ण प्रकार का पाचन होता है और एक लिंगी प्राणी है ये।
निषेचन इनमें बाह्य होता है। याद रख लेना, वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, इसका नॉन कोडेट्स में रखा गया। स्ट्रोमोकॉर्ड पाई जाती है जो नोटोकॉर्ड की जैसी होती है। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है, सूंड, कॉलर, धड़। परिसंचरण खुला होता है, शोषण कलोम के द्वारा। उत्सर्जन सूंड ग्रंथियां पाई जाती है, प्रोबोसिस ग्लैंड्स। परिवर्धन है प्रत्यक्ष यानी लार्वा टोर्नेरिया होता है, पाचन पूर्ण और निषेचन बाह्य होता है, एक लिंगी प्राणी होते हैं। देखिए नॉन कोडेट्स और कोडेट्स के बीच की योजक कड़ी माना जाता है क्योंकि दोनों के कैरेक्टर इसमें मिलते जुलते पाए जाते हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। बेलेनोग्लोसस जिसे जीव्याकृमी कह देते हैं, टंग वर्म्स, सेकोग्लोसस इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे बेलेनोग्लोसस है जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। अब बात करते हैं कोडेट्स की। ये हमने पीछे जो पढ़ा वो नॉन कोडेट्स हमारा कंप्लीट होता है। अब कोडेट्स शुरू करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से करना है कि ज्यादा क्लास ये कम से कम मैंने कई कोचिंगों का देखा लगभग 3-4 घंटे में करवाई, मैं आपको 1.5 घंटे से पहले एक कंप्लीट क्लास करवा दूंगा। संघ की बात करते हैं कोडेटा। कोडेटा का मतलब रज्जु की जंतु, और इसके बारे में जो हमने कैरेक्टर शुरुआत में देखे ना, पृष्ठीय रज्जु हमने देखी थी, देखिए यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसके बाद में हमने सेंट्रल नर्वा कॉर्ड देखा था, ये खोखला होता है, एकल होता है और पृष्ठीय होता है, ये नर्वा कॉर्ड हो गया, ठीक है, जो कि खोखला होता है, पृष्ठीय होता है और एकल होता है। क्लोम दरारें, गिल स्लिट्स पाई जाती है, ये रही गिल स्लिट्स, ठीक है। हर्ट्स जो होता है ये हृदय जो होता है ये अधरीय होता है। हृदय कैसा? अधरीय, वेंट्रल होता है, आगे की तरफ होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है इनमें, और पूंछ यानी कि टेल पाई जाती है। ये जो एनस होता है ना उसके ऊपर कोडल फिन या जो पूंछ होती है ना यहाँ पे उपस्थित होती है। तो ये कैरेक्टर हमने देखे थे जो कोडेट्स हैं रज्जु की हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने शुरू में आपको बता दिया है, ये मैंने अलग से ऐड कर दिया है। तो ये कैरेक्टर आपको याद रख लेने जो कोडेट्स के अंदर पाई जाती है, पृष्ठीय रज्जु, सीएनएस, क्लोम दरारें, हार्ट, परिसंचरण तंत्र और पूंछीय कैरेक्टर याद रखें। आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, कोडेट्स के अंदर आपको उपसंग याद रखेंगे, उपसंग याद रखनी है। और उपसंग देखिए क्रेनियम के आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं, यूरोकोडेट्स और सिपेलोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। 3 उपसंग आते हैं इसमें, एक तो यूरोकोडेट्स, एक सिपेलोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स। यूरोकोडेट्स, सिपेलोकोडेट्स को हम प्रोटोकोडेट्स कह देते हैं। प्रोटो का मतलब आदिम प्रकार के कोडेट्स जीव, आदिम मतलब पुराने जो कोडेट्स जीव हैं वो हो जाएंगे यूरोकोडेट या सिपेलोकोडेट्स। अब इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं आगे। देखिए पहले हम यूरोकोडेट्स की बात कर लेते हैं। पहला जो आता है वो यूरोकोडेट्स आता है, और यूरोकोडेट्स की बात करें तो इन्हें हम प्रोटोकोडेट्स कह देते हैं। यूरोकोडेटा के अंदर प्रोटोकोडेट्स कहा जाता है, आदिम कशेरुकी जंतु कह देते हैं इसे, कोडेट्स जंतु, सॉरी। ट्यूनिकेटा कहा जाता है इसे। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? इनके शरीर के ऊपर टेस्ट नामक आवरण पाया जाता है, इस आवरण से ढके हुए रहते हैं, और ये जो टेस्ट जो होता है ये ट्यूनिशिन नामक पदार्थ से बना होता है, और इस कारण इसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। आगे देखिए नोटोकोड जो होती है, जो कोडेट्स लक्षण जो होते हैं या नोटोकोड जो होती है लार्वा की पूंछ में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो कोडेट्स लक्षण जो होंगे वो इनकी पूंछ के अंदर पाए जाते हैं। यूरोकोडेटा के जो प्राणी है इनकी पूंछ में देखने को मिलेंगे कोडेट्स लक्षण या नोटोकोड्स। लवणीय जल में पाए जाते हैं, केवल उभयलिंगी प्राणी होते हैं, ठीक है। ये इनके लक्षण है। देखिए प्रोटोकोडेट्स, ट्यूनिकेटा इन्हें कहा जाता है, ट्यूनिशिन से बना होता है, इनका जो टेस्ट आवरण होता है। नोटोकोड लार्वा की पूंछ में, लवणीय जल में, उभयलिंगी प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल याद रख लेना, सार्ड से, SAD से, एस से मतलब साल्पा, ए से एसिडिया और डी से डोलियोलम। और यहाँ पर एसिडिया का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एसिडिया का है। साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम याद रख लेना, यूरोकोडेटा। अब आता है सिपेलोकोडेटा। सिपेलो का मतलब होता है सिर से लेकर के पूंछ तक जिसमें नोटोकोड पाए जाते हैं उनको हम सिपेलोकोडेटा कहते हैं। इनको भी यूरोकोडेट्स कहा जाता, प्रोटोकोडेट्स कहा जाता है, सॉरी प्रोटोकोडेट्स। इनमें अडल्ट में क्या होती है, नोटोकोड उपस्थित होती है, और अडल्ट में नोटोकोड है वो सिपेलो, सिर से लेकर के पूंछ तक, सिर से पूंछ तक नोटोकोड पाई जाती है। इस मछली के जैसा शरीर होता है इनका। लवणीय जल में पाए जाती है, ये लवणीय जल में देखने को मिलती है ये। और उत्तेजन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पीछे हमने नॉन कोडेट्स पढ़े, उनमें ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, फ्लेम सेल्स। प्लेटे एलिमेंथीज में हमने पढ़ा था, सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं उसमें उत्सर्जन के रूप में पाई जाती है। सिफेलोकोडेटा में भी पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा कोडेट्स जंतु है जिनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है, तो उसमें आपको प्लेटे एलिमेंथीज भी मिलेगा, सिफेलोकोडेटा भी मिलेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आंसर देना है। एग्जाम्पल देखिए ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सस या लेंसलेट कह देते हैं, इनमें लिंग जो होता है ये अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब एक लिंगी प्राणी होता है। तो ये आपका सिफेलोकोडेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है।
तो सिपेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा हमने कर लिया। अब आता वर्टिब्रेटा, जो उपसंग है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में थोड़ा सा आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो पृष्ठीय रज्जु होती है नोटोकोड, इसमें कुछ रूपांतरण हो जाते हैं और रूपांतरित होकर के ये बना लेती है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुकाएं बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका। पृष्ठीय रज्जु में या नोटोकोड में कुछ परिवर्तन होती है जिससे ये वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। देखिए आगे, इसमें जो तंत्रिका रज्जु पाया जाता है वर्टिब्रेटा के अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है या स्पाइनल कॉर्ड के रूप में होता है। हर्ट जो होता है हृदय, ये 2 कक्षीय भी देखने को मिल सकता है, 3 कक्षीय भी, 4 कक्षीय भी होता है। और ये VMH का मतलब क्या होता है, VMH, V का मतलब वेंट्रल अधरीय, M का मतलब मस्कुलर पेशीय और हर्ट का मतलब हृदय। तो अधरीय, पेशीय, हृदय इनमें पाया जाता है, आगे की ओर पाया जाता है। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इनमें किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, क्रेनियम यानी कि कपाल और वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर जो रीढ़ की हड्डी में जो कॉलम होते हैं वो क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम है, ये कार्टिलेज या बोन्स से निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, जोड़े में उपांग पाए जाते हैं, या तो फिन्स होंगे या फिर लिम्स होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल होमोसेपियंस, मिक्सिन, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो ये वर्टिब्रेटा के अंदर करेक्टर आते हैं। और एक कहावत है कि सभी वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी कोडेट्स वर्टिब्रेट होते हैं, ये गलत हो जाए। ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं और ये इसके लक्षण है। अब आगे हम वर्टिब्रेटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेज आती हैं उसका डिवाइडेशन कर देते हैं। तो उपसंग वर्टिब्रेटा के डिवीजन की हम बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एग्नेथा, जबड़ों के आधार पर, एक गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो होता है इसमें जबड़े नहीं पाए जाते, ठीक है, और इसमें एक ही वर्ग आता है जिसे हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या होता है कि जबड़े उपस्थित होते हैं, इनमें जबड़े पाए जाते हैं। इसमें 2 सुपर क्लासेज आती है, सुपर क्लासेज, एक तो पीसीज होती है और एक टेट्रापोडा होती है। पीसीज में फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, जबकि टेट्रापोडा के अंदर लिम्ब पाए जाते हैं। इसमें 2 वर्ग आती हैं, 2 क्लास आ जाती है, एक तो कॉन्ड्रिकथीज, एक ओस्टियोपथीज। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आती हैं, उभयचर यानी कि एम्फीबिया, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, पक्षी यानी कि एविज, स्तनधारी यानी कि मेमल्स। 4 क्लास इसके अंतर्गत आती है। अब एक एक करके हम सभी का अध्ययन हमें करना। सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा उठा करके चलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा देखिए, बाह्य परजीवी होते हैं और मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये क्लोम जोड़े, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये क्लोम जोड़े 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, 6 से 15 पेयर्स क्लोम पाए जाती है। क्लोम जोड़े हैं वो देखने को मिलते हैं इसमें। मुख जो होता है ये वर्ताकार एवं चूसक प्रकार का होता है। इसका डायग्राम दिया है मैंने, देखिए ये रहा। मुख जो होता है ये वर्ताकार या चूसक प्रकार का होता है। शरीर पर सल्क, ये शुल्क नहीं है, ये गलती से छप गया, ये सल्क है, सल्क नहीं पाए जाते हैं और ना ही फिन्स इसमें देखने को मिलते हैं। जोड़ों में फिन्स नहीं पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकाएं और क्रेनियम कपाल, ये कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। परिसंचरण तंत्र ये बंद प्रकार का होता है। इसमें देखिए बाह्य परजीवी होते हैं मछलियों पर, क्लोम 6 से 15 जोड़े गिल स्लिट्स होते हैं। मुख वर्ताकार एवं चूसक प्रकार का, ना ही कोई सल्क पाए जाते हैं इसके शरीर के ऊपर, ना ही फिन्स होते हैं जोड़े के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम कार्टिलेज का बना होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। और लवणीय, ये सामान्यतः अगर लवणीय जल में पाए जाते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो अडल्ट है वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। और ये अंडे देने के लिए क्या करते हैं, शुद्ध जल में जाते हैं, अलवणीय जल में जाते हैं। और इसे अंडे देने के लिए इस विधि को हम स्पेविंग कहते हैं, स्पेविंग कहा जाता है। अंडे देने के लिए शुद्ध जल में जाते हैं, वहां पर अंडे देते हैं और अंडे देते ही मर जाते हैं, अंडे देते ही मर जाते हैं। अब अंडों से लार्वा बनता है और लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस द्वारा अडल्ट में बदलता है और अडल्ट बनते ये लवणीय जल के अंदर वापस आ जाते हैं। तो ये साइकिल के रूप में चलता रहता है। इसके एग्जांपल देखिए, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जिसे सी लैम्प्रे कह देते हैं, इसका लार्वा याद रख लेना, एमोसिट लार्वा। ये मैंने यहाँ पर पेट्रोमाइजोन ही कर दिया, चलो ये अलग लिख देता हूं मैं, इसको काट लीजिए। यहाँ पर इसका लार्वा है वो एमोसिट लार्वा, एक गलती थी, लिख दिया हमने एमोसिट, एमोसिट लार्वा, ठीक है, याद रख लेना। और मिक्सिन ये इसका उदाहरण है जिसे हैगफिश कहा जाता है। ये आपका साइक्लोस्टोमेटा वो कंप्लीट हो जाता है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। जो लेस वर्टिब्रेट, जबड़े नहीं पाए जाते, पेट्रोमाइजोन, और ये मैंने अलग से ऐड किया तो ये आपको मुख दिखाने के लिए चूसक प्रकार वर्ताकार। अब आता पीसीज वर्ग, पीसीज जिसे हम ट्रू फिशेज कहते हैं, सत्य मछलियां या वास्तविक मछलियां इन्हें कहा जाए।
ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक तो कोन्ड्रिकथीज उपास्तिल मछलियां जिन्हें हम कहते हैं, और एक ओस्टियोकथीज जिन्हें अस्तिल मछलियां कह देते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए कोन्ड्रिकथीज जो होता है इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, इस कारण इसे कार्टिलेजिनस फिश या अस्तिल मछलियां कहा जाता है। जबकि ओस्टियोकथीज के अंदर जो इनका एंडोस्केलेटन होता है अंतकंकाल वो बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना होता है, इस कारण इन्हें बोनी फिशेज या अस्तिल मछलियां कह देते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए ये लवणीय जल में पाई जाती है, केवल लवणीय जल में समुद्र के अंदर पाई जाती है, जबकि ओस्टियोकथीज ये लवणीय और शुद्ध जल दोनों में ही पाई जाती है। इनका माउथ जो होता है ये अधरीय होता है, वेंट्रल होता है, माउथ है ये अधरीय होता है, वेंट्रल होता है, और इनका जो माउथ होता है ओस्टियोकथीज का इनका शीर्षस्थ यानी कि टर्मिनल होता है। एक बार इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं। देखिए इनका माउथ जो होता है यहां पर है, इनका माउथ यहां पर है, जबकि इनका माउथ एकदम से आगे होता है, टर्मिनल होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, एक मिनट, आगे देखिए, इसमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेकोइड स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं, प्लेकोइड सल्क स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं, प्लेकोइड सल्क। और एक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में लिखी गई कि जो टिथ पाए जाते हैं इनके अंदर, कोन्ड्रिकथीज की वर्ग की जो मछलियां हैं इनके अंदर जो टिथ पाए जाते हैं ये प्लेकोइड स्केल के रूपांतरण से ही बनते हैं। तो प्लेकोइड स्केल या सल्क ये किसमें पाए जाते हैं? कोन्ड्रिकथीज के अंदर। ओस्टियोकथीज में पूछ ले तो ओस्टियोकथीज में आपको साइक्लोइड और टिनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। साइक्लोइड और टिनोइड सल्क किसमें? ओस्टियोकथीज में, और प्लेकोइड कोन्ड्रिकथीज में। क्लोम पर कोन्ड्रिकथीज की हम बात करें तो इनमें क्लोम के ऊपर जो गिल्स जो होते हैं उन गिल्स के ऊपर ओपरकुलम नहीं पाए जाते, आवरण पाए जाते हैं इनके ऊपर जिन्हें हम ओपरकुलम कहते हैं, वो ओपरकुलम नहीं पाया जाता है कोन्ड्रिकथीज के अंदर। जबकि ओस्टिकथीज के अंदर जो क्लोम होते हैं, गिल्स जो होते हैं उनके ऊपर ओपरकुलम पाया जाता है। और इनमें जो क्लोम होते हैं ये 4 जोड़ी क्लोम है वो पाए जाते हैं, लगभग 4 जोड़ी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। इनमें एयर ब्लैडर है वो नहीं पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर मतलब वायु कोष नहीं पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर यानी कि वायु कोष है वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इस कारण इनको लगातार है वो सांस लेना पड़ता है, तैरना पड़ता है। जबकि इनमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं और ये तैरने में हेल्प करते हैं। नर मछली में इनमें मैथुन अंग पाया जाता है जिन्हें क्लेस्पर कहा जाता है। कोन्ड्रिकथीज के अंदर जो नर मछली उसमें मैथुन अंग होता है जिसे क्लेस्पर कहा जाता है, जबकि ओस्टिकथीज इसमें मैथुन अंग नहीं पाए जाते। इनमें निषेचन ये आंतरिक होता है, जो पीसीज वर्ग की जो मछलियां इनमें निषेचन आंतरिक होता है, जबकि ओस्टिकथीज की जो मछलियां है इनमें निषेचन बाह्य होता है। कोन्ड्रिकथीज की जो मछलियां ये विविपेरस होती है यानी कि जरायुज होती है, बच्चों को जन्म देती है, जबकि ओस्टिकथीज की मछलियां ये ओविपेरस होती है, अंडे उत्पन्न करती है। तो फटाफट से एक बार इसको हम रिवीज कर देते हैं। कार्टिलेजिनस फिश या कोन्ड्रिकथीज लवणीय जल में पाई जाती है, माउथ अधरी या वेंट्रल होता है, प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं, क्लोम पर ओपरकुलम नहीं होता है, एयर ब्लैडर यानी वायुकोष नहीं पाए जाते, नर मछली में मैथुन अंग क्लेस्पर होता है, निषेचन आंतरिक होता है, ये विविपेरस होते हैं, जरायुज होते हैं। जबकि ओस्टिकथीज की हम बात करें अस्थिल मछलियां, इनमें बोनी फिशेज कहते हैं इन्हें, लवणीय व शुद्ध जल दोनों में पाए जाते हैं, माउथ शीर्षस्थ या टर्मिनल होता है, साइक्लोइड और टिनोइड सल्क पाए जाते हैं, क्लोम पर ओपरकुलम पाया जाता है, 4 जोड़ी क्लोम होते हैं, एयर ब्लैडर है वो पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं, मैथुन अंग नहीं होते हैं, निषेचन बाह्य होता है और ये अंडे देने वाले होते हैं, अंडज होते हैं। देखिए जो कोन्ड्रिकथीज है ये परबक्षी मछलियां होती हैं, ठीक है, परबक्षी मछलियां। एंडोस्केलेटन है इनका कार्टिलेज का बना होता है, जबकि इनका एंडोस्केलेटन है बोन्स का बना होता है, इसी कारण इसे बोनी फिशेज इनको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। हर्ट की बात करें तो दोनों में ही 2 कक्षीय होता है, द्विकक्षीय हृदय होता है, एकालिंद एक नीले होता है। नर व मादा इनमें अलग अलग होते हैं, एकलिंगी होते हैं, और इनमें नर में जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो क्लेस्पर के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ये याद रख लेना, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ये दोनों में ही सेम है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंट मिलेगा वही क्वेश्चन बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पीसीज वर्ग में दोनों में मछली आती है, दोनों में ये सेम कैरेक्टर है, कोल्ड ब्लडेड होती है, ये असमतापी होती हैं, या फिर इन्हें हम पोइकिलोथर्मल भी कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है, इनके शरीर का ब्लड जो होता है वो ठंडा होता है, यानी कि इनका जो तापमान है वो निश्चित नहीं रहता, बदलता रहता है, बाह्य वातावरण के अनुसार इनका टेम्परेचर बदलता रहता है, तो इसे हम कोल्ड ब्लडेड या असमतापी या पोइकिलोथर्मल कह देते हैं।
तो ये आपकी पीसी जो वर्ग वो कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये आपके कार्टिलेजनस फिश के एग्जांपल हैं, स्कोलियोडोन जिसे डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टिस जिसे आरामीन या सो फिश कहते हैं, कार्केरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क कहा जाता है इसे, ट्राइगोन स्टिंगरे जहरीला स्टिंग होता है इनका, टोरपीडो जिसे इलेक्ट्रिक या विद्युत मछली कह देते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल देखिए ये स्कोलियोडोन है ऊपर वाली और नीचे वाली है प्रिस्टिस जिसे आरामीन कहते हैं। इधर देखिए ये आपके एग्जांपल हैं ओस्टियोपथीज के, अस्थिल मछलियों के। मैराइन वाटर में जो पाई जाती है उसमें एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश कहते हैं इसे, हिप्पोकैम्पस ये समुद्री घोड़ा कहा जाता है इसे, ये देखिए ये है समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस। इसके बाद में फ्रेश वाटर में देखिए एक तो लेब्यू जिसे रोहू कहा जाता है, कटला है, ये कटला है ये वाली, क्लेरियस जिसे मंगूर कहते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम में जो पाई जाती है बेटा जो कि फाइटिंग फिश होती है, और टेरोफिलम जिसे एंजल फिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण होगी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ये पीसी वर्ग हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सुपर क्लास के अंदर टेट्रापोडा जो है उसको शुरू करते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा यानी कि इसमें लिम्स पाए जाते हैं, और पहली जो इसके अंदर वर्ग आता है वो एम्फीबिया यानी कि उभयचर। उभयचर का मतलब दो रात जीवन व्यतीत करने वाले, जो जल पे भी पाए जाते हैं और थल पे भी पाए जाते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं। ये बता चुका हूं पहले कि इनका टेम्परेचर भी निश्चित नहीं होता है, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। जल व थल दोनों स्थान पे पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें उभयचर कह देते हैं। इनका शरीर जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, हेड और ट्रंक में बटा होता है, सिर और धड़ में विभक्त होता है। त्वचा जो होती है नम होती है, मोस्ट स्किन होती है इसकी, और इससे क्या करती है शोषण भी करते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं इनकी नम त्वचा से क्या करती है शोषण भी करती है, क्यूटिनियस शोषण देखने को मिलता है इनमें। हर्ट पाया जाता है, हृदय जो होता है ये 3 कक्षीय होता है, 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। इंपोर्टेंट कैरेक्टर है ये एम्फीबियंस मेंढक वर्ग में। शोषण की हम बात करें तो लंग्स के द्वारा भी शोषण होता है, फेफड़ों के द्वारा जिसे पल्मोनरी शोषण कहते हैं, और स्किन के द्वारा भी शोषण होता है जिसे क्यूटेनियस शोषण कहा जाता है, त्वचा के द्वारा शोषण। और लार्वा अवस्था अगर होगी तो उसमें गिल्स के द्वारा शोषण होता है। तो ये 3 प्रकार से शोषण यहाँ पर हमने देखा, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा और लार्वा में गिल्स के द्वारा। उत्सर्जन, पाचन तंत्र और जनन तंत्र ये तीनों एक कॉमन मार्ग में खुलते हैं, उसे अवस्कर मार्ग कहा जाता है या क्लोइका कह देते हैं। उत्सर्जन, पाचन तंत्र और जनन तंत्र तीनों ही क्लोइका या अवस्कर में खुलते हैं। 2 जोड़े लिम्स पाए जाते हैं, जनन अंग अलग अलग होते हैं, मतलब एक लिंगी प्राणी होते हैं ये। इनमें निषेचन जो होता है ये बाह्य होता है। अंडज प्राणी होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। लार्वा पाया जाता है जिसकी हम आगे बात करेंगे किसमें कौन सा लार्वा होता है। और इनके कान में टिम्पेनम है जो झिल्ली होती है ना वो पाई जाती है। तो ये आपका एम्फीबियंस हो गया। कोल्ड ब्लडेड असमतापी जल व थल पर पाए जाते हैं, शरीर हेड व ट्रंक में बटा होता है, त्वचा नम होती है, शोषण करती है। हृदय जो होता है 3 कक्षीय होता है, शोषण लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा और स्किन के द्वारा होता है। उत्सर्जन पाचन तंत्र जनन तंत्र क्लोइका में खुलते हैं। आगे देखिए इसके एग्जांपल, ब्यूफो जिसे हम टोड कहते हैं, राना टिग्रिना फ्रॉग का उदाहरण है ये, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है लार्वा, फ्रॉग का लार्वा याद रख लेना टेडपोल। हाइला जिसे ट्री फ्रॉग कहते हैं, पेड़ पे चढ़ने वाला मेंढक। सेलामेंडर इसका लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा, इंपोर्टेंट है ये। इक्तियोफिस लिम्बलेस होता है, इसमें पैर नहीं पाए जाते, पाद रहित उभयचर होता है ये, ठीक है ना, याद रख लेना। यहाँ पर देखिए ये सेलामेंडर, ऊपर ये सेलामेंडर हो गया और नीचे राना टिग्रिना ये हमारा जो मेंढक होता है वो हो गया। तो ये आपका एम्फीबियन संघ है वो कंप्लीट होता है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है वो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग। तो सरीसृप वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। देखिए अब आप कहेंगे सर बेसिक करेक्टर आए करवाए थे वो क्यों नहीं करवा रहे, तो वो तो बेसिक करेक्टर मैंने कई बार बताया था कि एनिलिडा के बाद में मैंने 2-3 बार बताया था कि ये आगे आने वाले जितने भी फाइलम उनमें सेम मिलेंगे, तो बार बार उनको लिखने की क्या जरूरत है हमें। जो मेन करेक्टर है जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो चीजें देखेंगे। रेंग कर चलने वाले जंतु वो इस संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है, मतलब 2 आलिंद 1 नीली होता है, लेकिन अपवाद पाया जाता है और अपवाद कई बार पूछा जाता है। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, एलिगेटर यानी घड़ियाल, इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, याद रख लेना। असमतापी प्राणी होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस यानी कि इनका टेम्परेचर भी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। शोषण ये लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा होता है। निषेचन ये आंतरिक होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, लार्वा नहीं पाया जाता है। इनकी जो स्किन होती है त्वचा वो सूखी होती है, ड्राई होती है, और इनकी स्किन के ऊपर एपिडर्मिल स्केल्स पाए जाते हैं, उपत्वचीय या त्वचीय सल्क पाए जाते हैं। आपने सांप वगैरह में देखा होगा त्वचीय सल्क।
टिम्पेनम है वो कान में उपस्थित होता है। इसके उदाहरण याद रख लेना, केलोन जिसे टर्टल कहते हैं कछुआ, टेस्टुडो टोर्टोइज, कैमेलियन ट्री लिजार्ड जो आपका क्या बोलते हैं उसे, कैमेलियन ट्री लिजार्ड जो रंग बदलने वाला होता है ना। केलोटिस गार्डन लिजार्ड होता है, केलोटिस गार्डन लिजार्ड, याद रख लेना ये उदाहरण। देखिए आगे क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है ये, एलिगेटर घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलिस ये हमारी जो छिपकली होती है ना, वाल लिजार्ड होती है, छिपकली हमारे घर पे जो पाई जाती है वो हो जाएगी हेमीडेक्टाइलिस। पॉइजनस स्नेक के अंदर देखिए नाजा, कोबरा को कहते हैं नाजा, बंगेरस, क्रेत, वाइपर, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके सरीसृप या रेप्टाइल्स के, जिसमें ये आपका देखिए केमेलियन हो गया, ठीक है, केमेलियन, और ये आपका क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया, ये किलोन हो गया कछुआ, और ये आपका नाजा कोबरा सांप। तो ये आपका रेप्टाइल्स वर्ग कंप्लीट होता है। अब आता है एवीज वर्ग, पक्षी वर्ग। देखिए पक्षी वर्ग से संबंध, समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था पीसी जो वर्ग पढ़ा था, एम्फीबियंस पढ़ा था, रेप्टाइल्स, वो क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, जबकि ये क्या होता है, समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं, और पक्षियों का टेम्परेचर होता है वो लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। इनका टेम्परेचर निश्चित होता है, चाहे बाहर ठंड पड़े या गर्मी पड़े, अंदर का टेम्परेचर फिक्स होता है इनका, अपने आप को ये ढाल लेते हैं उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। हड्डियां जो होती है, खोखली हड्डियां पाई जाती है इनमें, हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है, और इस प्रकार की हड्डियों को हम न्यूमेटिक हड्डियां कहते हैं, क्योंकि ये भी श्वसन में सहायता करती है, श्वसन में हेल्प करती है। न्यूमेटिक हड्डियां इन्हें कहा जाता है, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। श्वसन के लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन जो न्यूमेटिक हड्डियां जो बोन्स होती है उनमें वायुकोश पाए जाते हैं, वायुकोश, उन वायुकोश के द्वारा भी ये क्या करती है, श्वसन करती है। तो इस प्रकार से दोहरा श्वसन इनमें देखने को मिलता है, लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और वायुकोश के द्वारा। हर्ट जो होता है ये 4 कक्षीय होता है, 2 अलिंद 2 नीले होते हैं। निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, मतलब लार्वा नहीं होता है। पंख व चोंच पाए जाते हैं इनमें, पक्षी जो होते हैं इनमें पंख और चोंच देखने को मिलती है। अग्रपाद जो होते हैं, आगे वाले पैर, वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, आगे वाले पैर पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। नहीं उड़ने वाले पक्षी, जो उड़ नहीं सकते वो पक्षी कौन कौन से, देखिए ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन ये उड़ नहीं सकते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है, कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती इनकी स्किन में, लेकिन याद रख लेना अपवास रूप इनकी जो टेल होती है, पूछ, उन पूछ के आधारीय भाग पर एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, तेलीय ग्रंथि है वो पाई जाती है। टिम्पेनम वो कान में उपस्थित होता है। पाचन तंत्र के अंदर इनमें एक अतिरिक्त कक्ष बन जाता है, जिसे क्रोप या गिजार्ड कहते हैं, हिंदी में इसे पेशनी कहा जाता है, जिसमें घास फूस इनका पाचन होता है, ठीक है। समतापी, वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मल होते हैं, खोखली न्यूमेटिक बोन्स पाए जाती है, श्वसन लंग्स और वायुकोश के द्वारा होता है। हर्ट 4 कक्षीय, निषेचन आंतरिक होता है, पंख व चोंच पाए जाते हैं, अग्रपाद पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। नहीं उड़ने वाले पक्षी में ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, स्किन ड्राई होती है, ग्रंथि नहीं पाई जाती इनमें। टेल के अंदर जो उसकी पूंछ होती है उनमें ऑयल ग्लैंड्स उपस्थित होती है। टिम्पेनम है वो कान में पाया जाता है। आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं, और वैसे पक्षियों के उदाहरण क्या ही बताने, जो भी पक्षी देख रहे हैं आप सभी इसके अंदर आ जाएंगे। कोरवस यानी कि कोवा, कोलंबिया निविया, पाइजन जो कबूतर होता है वो, पिस्टेला ये पैरट हो जाएगा, तोता, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, पैवो, पिकॉक, मोर, पेंगुइन, वल्चर, गिद्ध जो होता है वो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नेफोन, और ये स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच हो गया, ये पिस्टुला पैरट हो गया, और ये पेवो आपका, ये क्या है, वल्चर है, गिद्ध, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो ये आपका पक्षी वर्ग यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हमारा अंतिम जो फाइलम आता है वो है मेमल्स। वेरी वेरी मेमल्स यानी स्तनधारी, और स्तनधारी के अंदर जो जो गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं वो सभी गुण इसमें देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं। समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर भी अंदर का समान होता है, बाहर कैसा ही टेम्परेचर हो, ठंड हो, गर्मी हो, कैसा ही टेम्परेचर हो, इनका टेम्परेचर समान होता है। हमारा मनुष्य की बात की तो उनमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके मस्तिष्क में क्या होता है, कार्पस कैलोसम पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में होता है ना कार्पस कैलोसम, तो मेमल्स में आते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसका मेमल्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जो मिल्क का, दुग्ध का श्रावण करती है, और इस दुग्ध के कारण क्या करते हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। स्तन ग्रंथियां इनमें पाई जाती है, जो इनका यूनिक फीचर होता है। पेश डायफ्राम पाया जाता है, ये भी इनका यूनिक फीचर होता है मेमल्स के अंदर। श्वसन के लिए इनमें फेफड़े पाए जाते हैं, गिल्स, लंग्स पाए जाते हैं।
गिरवा कशेरुक की संख्या 7 होती है, जो गर्दन में कशेरुक होते हैं वो। हार्ट की बात करें तो 4 कक्षीय होता है इनमें। करोटी जो कपाल होती है डाइकोंडाइलिक होती है, मतलब हमारे पीछे की ओर जाए तो यहाँ पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। मेंढक वगैरह में मोनोकोंडाइलिक होती है, जबकि इसमें डाइकोंडाइलिक होती है। विविपेरी यानी कि जराइज होते हैं, ये बच्चे देने वाले होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें भी क्या होते हैं, डक बिल प्लेटिपस आपने नाम सुना होगा, ओर्निथोरिंकस या डक बिल प्लेटिपस, ये अपवाद स्वरूप कैसा होता है, ये ओविपेरस होता है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ओविपेरस अंडज होता है ये, अंडज, ठीक है, याद रख लेना। एक्सटर्नल एयर पाए जाते हैं जिन्हें पिन्ना कहते हैं, ये जो होते हैं ना ये उनमें नहीं पाए जाते थे पहले वाले में, तो हमारे में मिलते हैं तो इन्हें पिन्ना कह देते हैं। 2 पेयर्स लिम्ब होती हैं, 2 हाथ हो गए ना और 2 पैर हो गए, तो 2 पेयर्स लिम्ब हो गए, एक लिंगी होती हैं, मादा और नर अलग अलग होते हैं, आंतरिक निषेचन इनमें पाया जाता है। तो ये आपके मेमल्स के मेन कैरेक्टर हो गए। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है। इनके जो दांत के बारे में दे रखा कि हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे हम। थिकोडोंट होते हैं, गर्त में 10वें पाए जाते हैं, और डायफाइडोंट होते हैं, 2 बार दांत आते हैं, 2 बार, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टर हो गए मेमल्स की। अब इसके एग्जांपल देखिए, ओविपेरस कौन से होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, जिसमें प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। विविपेरस, मैक्रोपस, कंगारू जो होता है वो विविपेरस होता है, बच्चे देने वाला, और इनमें एक शिशुदानी भी पाई जाती है, जिसमें इस बच्चे का पालन पोषण करता है, ये अविकसित बच्चे को पैदा करता है। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स कह देते हैं इसे। केमल्स यानी कि केमल, ऊंट। मकाका, मंकी, बंदर। बेलेनोपटेरा, ब्लू व्हेल इसी के अंतर्गत आती है, ब्लू व्हेल, ये रही ब्लू व्हेल। पेंथ्रा टाइगर्स, टाइगर का साइंटिफिक नेम है ये, पेंथ्रा लियो, ये आपका लोयन हो जाएगा, शेर। देखिए यहाँ पर ओर्निथोरिंकस, ये आपका डक बिल प्लेटिपस है, जो कि अंडे देने वाला है, और ये कंगारू हो गया जो अविकसित बच्चों को देता है। ये फ्लाइंग फॉक्स, बैट, चमगादड़ हो गई, और ये आपका ब्लू व्हेल हो गया, और हम भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और लगभग मैंने कितने टाइम में किया है, ये 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, देखिए इतनी मेहनत की है मैंने, इसमें पूरी चीजें ऐड की है, नोट्स बनाई हैं, कम से कम 1.5 घंटे आपको लगातार सीख के पढ़ा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी बनता है कि इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करिए, और इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। आगे आने वाले चैप्टर भी हम इसी प्रकार से करेंगे। थैंक यू, शुभ।